सो कल की क्लास में ना ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये है ना लास्ट ईयर तो मैं कराया ही था, लेकिन होता है रिवाइज अब नहीं करते हैं, चीज़ें मिस हो जाती है ना। तो ठीक है, तो इसको फिर से डिस्कस करते हैं। ऐसा कुछ खास था नहीं, जो लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे वही सही था, जो कल के क्लास में एंड में जो हमने जहाँ कंक्लूजन में पहुंचे थे वो ठीक था। तो एज पर दिस बुक जो मेरे पास लिनियर अलजेब्रा का है, उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, है ना। एंड में जो हमने कंक्लूजन निकाले थे दैट वाज करेक्ट, ठीक है ना। सो वही करेक्ट है। इनिशियली उसमें मिस्टेक हुआ था, तो वो हमने दोबारा मैं है ना डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ खास है नहीं, जस्ट एक प्रॉपर्टी है। तो मेनली प्रॉब्लम हुआ था ऑर्डर क्या होगा, है ना, यही ऑर्डर हुआ था, और यू भी क्या होगा, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। सो दैट्स वाई रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, है ना। रिवीजन बार बार होगा तो चीज़ दिमाग में रहती है, वरना हम भूल जाते हैं। सो जो डेफिनेशन है, मैं इस बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो बाकी हमने सिंगुलर वैल्यू ऑलरेडी देख ही रखा है। सिंगुलर वैल्यू क्या है, ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होगा उसका स्क्वायर रूट। मैं सीधा सीधा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन, है ना, एसवीडी। सो यहाँ पे ये है कि लेट ए बी एनी एम क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, ठीक है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। और जैसे ये बुक में डेफिनेशन लिखता है, ये वही वाली बुक है फ्रीजबर्ग वाली, लिनियर अलजेब्रा बाय स्टीफन एच फ्रीजबर्ग, आर्नोल्ड एंड जो भी है, 3 ऑथर है। सो सो एक कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है विथ रैंक आर, जैसे इसका डेफिनेशन उसके हिसाब से कह रहा है कि लेट ए बी एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विथ रैंक आर। मान लीजिए ऐसा लिख रहा है, विथ रैंक आपका आर है, सो ऑब्वियसली आर कोई नेचुरल नंबर होगा जो लेस देन इक्वल टू एम एन होगा, है ना। सो यू नो, तो let A be any m cross n real matrix with rank R and with positive singular values, with positive singular values। so यहाँ पे जो positive singular values जो ले रहा है ये, so that they define sigma 1 more than equal to sigma 2 more than equal to, and ये चलता रहेगा more than equal to sigma R, ठीक है ना। so this will be sigma R and सो सिंगुलर वैल्यू है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा आर, जो रैंक होगी मैट्रिक्स ए की, उतने सिंगुलर वैल्यूज आपको मिलेंगे पॉजिटिव। सो दैट विल द सिंगुलर वैल्यू ऑफ दिस। और आगे फिर लिख रहा है एंड लेट, आगे है लेट सिग्मा बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। यही कंफ्यूजन हुआ था ना कि क्या ऑर्डर लेंगे, तो एक्चुअली जो ऑर्डर हम लिख रहे थे कि A is U sigma V ट्रांसपोज। सो A we are considering M क्रॉस N, सो ये होगा M क्रॉस M, और ये होगा M क्रॉस N, और ये होगा N क्रॉस N, ठीक है ना। सो M क्रॉस N है, सो U M क्रॉस M की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, सॉरी U M क्रॉस M की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ये A का जो ऑर्डर है वही सिग्मा का ऑर्डर है, ठीक है ना, इट्स नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। सो और ये n क्रॉस n होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेट सिग्मा बी m क्रॉस n मैट्रिक्स डिफाइंड बाय सो ये जो डिफाइन कर रहा है एंट्रीज ऑफ सिग्मा, सो दे डिफाइन दिस वे। सो या तो मैं ऐसा बोलूं कि सिग्मा इज इक्वल टू, सो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का कुछ नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे दूँ, अभी के लिए मान लो चलो बी आई जे लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि m क्रॉस n मैट्रिक्स है। तो सिग्मा जो कि m क्रॉस n मैट्रिक्स है डिफाइंड बाय, सो इसके जो एलिमेंट्स हैं इन्होंने डिफाइन किए हैं। सो द एलिमेंट्स बी आई जे दे डिफाइंड एज
सिग्मा आई इफ आई इज इक्वल टू जे विच इज लेस देन इक्वल टू आर, ऐसा लिखा होगा, आई इज इक्वल टू जे विच इज लेस देन इक्वल टू आर। मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, सिग्मा वन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट होगा सिग्मा टू, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट सिग्मा एन, और रैंक अगर आर है सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू आर, एंड बाकी जो होंगे वो जीरोज होंगे, है ना, जीरो अदरवाइज, सो दिस इज जीरो अदरवाइज। कुछ बुक में वैसा भी लिखा है, जो डायगोनल मैं कल लिख रहा था कुछ जगह वैसा लिखा है कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो वो एक्चुअली बाकी पार्ट को कंसीडर नहीं करता है, जो आर क्रॉस आर की मैट्रिक्स है दैट दे कंसीडर एज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बाकी जीरो रहता है, पार्टीशन मैट्रिक्स कंसीडर करता है। सो ए बी एनी एम क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स विथ रैंक आर एंड पॉजिटिव सिंगुलर वैल्यूज, ये हमारे पास है, सिग्मा इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स डिफाइंड बाय दिस, सिग्मा के एलिमेंट्स मैंने बी आई जे लिख दिया अभी, सो बी आई जे विल बी सिग्मा आई अगर आई जे इक्वल है, ठीक है ना, सो सिग्मा आई क्या है, ये वाला रैंक आर है, और जीरो अदरवाइज होगा। सो व्हाट दे से, देन there exist m cross m matrix u, m cross m, यहां लिख रहा है यूनिटरी मैट्रिक्स, क्योंकि ये कंसीडर कर रहा है कि हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो जाए, सो दे ट्राई कि m क्रॉस m यूनिटरी मैट्रिक्स u, क्योंकि एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स के लिए भी मैट्रिक्स को रियल मैट्रिक्स फिक्स तो नहीं किया है, आइगन वैल्यूज हो सकता है जो भी आ जाए। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, डिफरेंस क्या है यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स? सर यूनिटरी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है जो ऑर्थोगोनल जैसा बिहेव करती है, आई गेस। हाँ, डेफिनेशन जैसे ऑर्थोगोनल बोलते हैं तो u इंटू यू ट्रांसपोज आई हो जाएगा, और जब हम u को अगर यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे तो u इंटू यू ट्रांसजुगेट आई होगा, ठीक ना, ये डेफिनेशन है। यस सर। हाँ ठीक है, तो है ना, a इंटू ए ट्रांसपोज इज आई, इट मीन्स इट इज ऑर्थोगोनल, और a इंटू ए ट्रांसगोएट इज इक्वल टू आई, सो इट इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये यूनिटरी लिख रहा है, वो वही चीज़ है, अगर रियल एंट्रीज है मैट्रिक्स में सो वो ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल ही बन जाएगी, ठीक है। तो मैं रियल की बात कर रहा हूँ, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं ऑर्थोगोनल के टर्म में लिख देता हूँ। सो लेट m क्रॉस m, सो देयर एग्जिस्ट m क्रॉस m ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स u एंड n क्रॉस n ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स v, कह रहा है एंड n क्रॉस n, और तो ये डेफिनेशन ही है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ सिंपल, इसमें डेफिनेशन बड़ा ठीक लिख रखा है कि कोई ऑर्डर का इसमें वो नहीं है, डिफाइन इन्होंने इस तरीके से कर रखा है कि ऑर्डर का कोई आपको टेंशन नहीं होगा किसका क्या ऑर्डर है, क्योंकि डेफिनेशन में ही है ये ना। जिनके पास अगर ये बुक आप देख सकते हो 406 पेज पे डेफिनेशन नंबर अलग थ्योरम से लिख रखा है इन्हें, 6.27 है, बट वो डेफिनेशन मैट्रिक्स के लिए लिख रहा है, बिकॉज पहले इन्होंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किए हैं जो कि गेट के सिलेबस में है नहीं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, उसके बाद मैट्रिक्स का लिख रहा है। So n cross n orthogonal matrix V such that A is equal to U sigma V transpose, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्लेक्स के लिए भी लिख रखा है इसीलिए स्टार लगा रखा है। सो दिस इज अ डेफिनेशन, ठीक है। अभी तक देखिए इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए, ठीक है ना। तो यहाँ इन्होंने ये नहीं कहा कि सिग्मा स्क्वायर है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, एक बार रीड कर लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, किसी को भी कुछ कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क। ओके तो ये यहाँ पे मेनली था क्या ऑर्डर होगा, दिस इज अ फिक्स्ड, सो व्हाट वी आर, है ना, वी आर जस्ट डिकम्पोजिंग a इनटू, है ना, a इनटू u सिग्मा v ट्रांसपोज। सो u एंड v क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, सिग्मा यहाँ पे एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, सो यहाँ पे आप नोट करेंगे तो नोट में हम ये लिख सकते हैं कि क्या लिख रहे थे हम,
कॉलम्स ऑफ वी जो कल लिखा था वो ठीक है, कॉलम्स ऑफ वी आर यूनिट आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स या आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखा था इसका, ए ट्रांसपोज ए, एंड जो कॉलम्स ऑफ यू होगा आर यूनिट आइगन वेक्टर्स। या ऐसा समझो कि ये एक्चुअली आइगन वेक्टर्स होंगे ना, ये ऑर्थोगोनल सेट्स बनाएंगे या ऑर्थोनॉर्मल सेट्स बनाएंगे। सो दिस विल बी ऑर्थोनॉर्मल सेट, है ना, जो होगा ऑर्थोनॉर्मल, या तो ऐसा लिखो यूनिट, ये जो ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स होंगे दे आर ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स, ये होगा आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए, कॉलम्स यू आर। सो ऑर्थोनॉर्मल में यूनिट भी आ गया, यूनिट जो नॉर्म 1 होगा वो डिफाइन करूंगा अभी मैं। सो ऑर्थोनॉर्मल मतलब ऑर्थोगोनल प्लस उसका मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए, ऑर्थोनॉर्मल में ऑर्थोगोनल होगा, और वो भी कॉलम्स ऑफ यू आर ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक बार चेक करना, ठीक है ना, मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज, जैसे ए मेरा है, सो ए आई हैव ऑर्डर m क्रॉस n, सो ए ट्रांसपोज ए का ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस n, ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, m क्रॉस m, यहां तक सही है, ये चीज है। ओके, सो ये रहा डेफिनेशन, और आगे हम थ्योरम लिख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ ए। अच्छा, जैसे मैं कब बोल सकता हूँ कि ये जो मैं तीसरा पॉइंट जैसे इसको क्लैरिफाई करने के लिए, कि कोई सेट है, लेट्स से W1 W2 Wn, दिस इज ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट। सो क्या क्राइटेरिया है इसका, और कब बोलेंगे हम ये सेट ऑर्थोनॉर्मल है, इस सेट को मैं ऑर्थोनॉर्मल कब बोलूँ, यहाँ पे यूज किया ना ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स, तो मतलब सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएगा। सो व्हाट इज द कंडीशन, तो जो डॉट प्रोडक्ट है ना, हम लोग लोअर क्लास में जो डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, अब वही चीज़ है, इनर प्रोडक्ट स्पेस यहाँ पे आएगा। तो जो ए डॉट बी करते थे लोअर क्लास में, तो वो यहाँ पे अब आएगा वेक्टर का जो आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सो वही यहाँ पे इनर प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट थोड़ा सा यूज होगा। सो इसका ये है कि आप अगर किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिख देता हूँ अभी, सो डब्ल्यू आई डॉट डब्ल्यू जे करेंगे ना, डब्ल्यू आई डॉट डब्ल्यू जे करेंगे, ये 0 आएगा फॉर ऑल आई डिफरेंट देन जे, एंड डब्ल्यू आई डॉट डब्ल्यू आई करेंगे 1 आएगा, या डब्ल्यू है ना, ऐसा लिख दूं मैं कि डब्ल्यू आई डॉट डब्ल्यू जे इज 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। सो ये मतलब है ऑर्थोनॉर्मल का, ये पहला जो कंडीशन है ये ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन है, ठीक है। और ये ऑर्थोनॉर्मल के लिए ये कंडीशन भी है, ऑर्थोनॉर्मल सेट की बात कर रहा हूँ, नॉट मैट्रिक्स, ठीक है। किसी को कुछ क्वेरी है, पूछिए ये कुछ। तो सिंपल हमारा पर्पस क्या है मेनली, है ना, एग्जाम में ऐसा गेट में कोई क्वेश्चन नहीं आया जहां पे आपको ये बोल रहा है कि यू निकालो, वी निकालो, सिग्मा निकालो, वो सिंपली वहां पे आपको सिंपल रिजल्ट्स पूछते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन गेट में नहीं आया जो कि हम डिस्कस करेंगे आज। तो जस्ट एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर लेते, कल तो एक सॉल्व किया ही था, तो स्क्वायर वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कल एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे आई थिंक, है ना, लेकिन उसका भी कंप्लीट नहीं किया था कंप्लीट, जो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा था। अभी देख लो एक क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप थोड़ा सा हाँ एक बार ठीक है सर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है और ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है। अभी के लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जो इस बुक में भी एग्जांपल ले रखा है इन्होंने, सो दे हैव टेकन द सेम एग्जांपल। सो यहाँ पे ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 -1 एंड 1 1 -1, ठीक। तो अभी इसका रैंक कितना है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो इसमें यही किया था ना, इसने कहा ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स, इसका रैंक r है,
विथ पॉजिटिव सिंगुलर वैल्यूज आर। तो एग्जैक्टली आर नंबर ऑफ आपको सिंगुलर वैल्यूज मिलेंगे। तो देखो, तो ये मैट्रिक्स आपके पास ये है ना, दिस इसमें ऐसा है 1 1 1 1 -1, नहीं -1 -1। सो ये 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, ठीक। अब आपको इसको लिखना है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में। अच्छा, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, 1 मिनट, ये पता नहीं क्या सिस्टम में बीमारी हो गई है। तो अभी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, अगर हो पा रहा है ठीक है, नहीं तो कुछ ठीक है जी। चलिए, तो इसका सो देखो जरा कैलकुलेट करो इसमें। तो आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कीजिए, शायद आप कर पाएंगे, ठीक है। हाँ सर फोन से अटेंड करने पे सब कुछ सही चलता है। अच्छा, लैपटॉप से दिक्कत है नहीं, ओके, पता नहीं कैसे है, ये क्या सिस्टम है पता नहीं। देखो, तो इसमें एक्चुअली ये सॉल्ट एग्जांपल है सर उस इसका वो मैट्रिक्स का रैंक 1 होगा ना? हाँ, ये इक्वल है ना, क्योंकि रैंक हाँ। क्या होता है, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज। तो दोनों रो तो Yes, इक्वल ही sir. हो गया, तो एक ही इंडिपेंडेंट रो होगा, तो रैंक तो 1 होगा, ऐसे आप लिखेंगे। सो यहाँ पे रैंक ऑफ ए निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब इसका जो सिंगुलर वैल्यू आएगा, एक ही नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यू आएगा, मतलब पॉजिटिव, एक ही पॉजिटिव सिंगुलर वैल्यू आएगा, बाकी जीरो हो जाएंगे। सो आप चेक कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे आप बात करूँ कि ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, पहले मैं ए ट्रांसपोज ए की बात करता हूँ। सो ए ट्रांसपोज ए क्या होगा और ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा। सो ए ट्रांसपोज ए का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2x2, नहीं, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 3x2 इंटू 2x3, 3x3। तो ये तो 3x3 की मैट्रिक्स होगी। और ए ट्रांसपोज जब आप फाइंड करेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज, सो दैट विल बी 2x2 मैट्रिक्स, राइट। चेक कीजिए, और क्या आएगी ये। सो ये जो मैट्रिक्स है दैट विल बी, ये बुक में सॉल्व एग्जाम्पल आप वहाँ चेक कर सकते हैं। सो इसमें है एक्चुअली ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालिए। सो ये आपका आता है 3 3 3 3, आप लोग चेक कीजिए खुद कैलकुलेशन करके। और जो ए इंटू ए ट्रांसपोज ए आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 2 2 -2 एंड 2 2 -2 एंड -2 -2 2। एक बार चेक कीजिए, यही आएगा क्या, मल्टीप्लाई कर लो क्विकली। हमने एक थ्योरम पढ़े थे ना, रैंक ए ट्रांसपोज ए और रैंक ए ट्रांसपोज हमेशा इक्वल रहेगा, ए का रैंक ए ट्रांसपोज, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हाँ, यस। अब आपको क्या करना है, इसके आइगन वैल्यूज निकालने हैं। सो आपको फाइंड करना है आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज। सो ये थ्योरम है, एक तो मैं कह रहा हूं ए ट्रांसपोज ए एंड ए ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरी चीज, ये दोनों के हमेशा जो आइगन वैल्यूज होंगे वो सेम होंगे, मल्टीप्लिसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि इसके पास 3 आइगन वैल्यू आएगा, इसके पास 2 ही आइगन वैल्यू आएगा, बट जो नंबर्स होंगे वो सेम होंगे, एक में मल्टीप्लिसिटी ज्यादा हो जाएगी। सो मतलब ये बोलूं कि आइगन वैल्यूज आर इक्वल विदाउट कंसिडरिंग मल्टीप्लिसिटी। जैसे अगर आप इसका आइगन वैल्यू निकालो क्या आता है। सो इफ यू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ए, सो मैंने निकाला एक्चुअली। सो तो ये आएगा हमारे पास, ये आता है 0, पहले नॉन जीरो लिख देता हूँ, 6 0 0, ये निकालोगे एक से आएगा 6 0। चेक कीजिए, इजी है, चेक करके देखो। आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए 6 0 0 आएगा, ए ट्रांसपोज 6 0 जस्ट आएगा। और जब हमें लिखना होता है यहाँ पे ए को लिखना है मुझे, ए इज 2x3, तो मुझे लिखना है यू सिग्मा वी ट्रांसपोज। सो वी तो 3x3 होगा, ये 2x2 होगा, और ये 2x3 होगा, ठीक। सो क्वेश्चन ये है यहाँ पे सिग्मा क्या होगा, देखो अब। तो इसने क्या कहा था, सिग्मा का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है इनिशियली, यहाँ पे इसने लिखा है कि सिग्मा आई जो बी आई जे सिग्मा आई होगा अगर आई इक्वल टू जे लेस देन आर।
तो रैंक तो यहाँ 1 है, तो लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 1 1, सो B11 एक्चुअली सिग्मा 1 होगा, क्योंकि पॉजिटिव, ये जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा R लिया है दैट इज द पॉजिटिव सिंगुलर वैल्यूज, ठीक। सो यहाँ से सर स्लाइड नंबर 2 में पॉइंट 3 जो है ऑर्थो नॉर्मल, नॉर्मल, जी सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका नाम मतलब ये है कि इसमें किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे 0 आएगा, और खुद का डॉट प्रोडक्ट लोगे खुद के साथ तो 1 आएगा। वो तो है, और वो तो है, आप जो बाद में लिखे हैं वहाँ WI WJ इक्वल टू 0 WI WJ इज इक्वल टू 0, हाँ, जब I और J डिफरेंट है। तो ऑर्थो नॉर्मल में तो ऐसा कोई कंडीशन जरूरी नहीं होता है। कौन सा? WI WJ वाला इक्वल टू 0 ऐसा तो कोई कंडीशन ऑर्थो नॉर्मल में जरूरी नहीं है ना। आपने कहीं पढ़ा है ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है? ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल डिफरेंस पता है आपको? व्हाट इज डिफरेंस इन ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, चलो इसी में मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। व्हाट इफ आई राइट दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, तो क्या होगा? इफ आई राइट W1 W2 Wn, दिस इज ऑर्थोगोनल सेट। तो बताओ आपको क्या डेफिनेशन पता है? ये ऑर्थोगोनल सेट क्या होगा? हमने अक्सर बोला होगा कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होते हैं, ऑर्थोगोनल में जो होता है ना, जैसे कि ऑर्थोगोनल का पहले होता है A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स होता है ऑर्थोगोनल। एक तो आपका ना मुझे समझ नहीं आता चीज़ें, मैं यहाँ सेट की बात कर रहा हूँ, आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हो। व्हाट आई एम आस्किंग यू, यहाँ क्या लिखा है मैंने? ऑर्थोगोनल सेट। फिर कहाँ से मैट्रिक्स आ गया इसमें? मैं कह रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं वो एक सेट, अगर आप वेक्टर्स बना लोगे, तो मैं पूछ रहा हूँ इसका डेफिनेशन आपको क्या पता है? जैसे मैंने ये लिखा है ऑर्थोनॉर्मल सेट का डेफिनेशन, ये लिखा है सेट का, मैट्रिक्स नहीं, सेट। दिस इज ऑर्थोगोनल सेट, सेट का डेफिनेशन। मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स तो अलग होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अलग था। सर ऑर्थोगोनल सेट नहीं पता। हाँ तो वही तो समझो ना, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट का डेफिनेशन है। अगर मैं बोलूंगा ऑर्थोगोनल सेट है तो इसमें बस पहली कंडीशन ही आएगी, WI इंटू WJ इज इक्वल टू 0, इतना ही आएगा बस, जरूरी नहीं ये 1 होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल सेट। और ये क्या है? दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि A डॉट A तो मॉड A स्क्वायर हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A, यहाँ नॉर्म बोलेंगे उसी चीज को। That means all orthonormal set is always orthogonal set. हाँ एक्चुअली ऑर्थोनॉर्मल में दो कंडीशन है, सो ऑर्थो नॉर्मल ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल होगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट विल आल्सो बी ऑर्थोगोनल, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि सारे वेक्टर्स यूनिट वेक्टर होने चाहिए। ये जो वेक्टर्स है ना, दैट शुड बी यूनिट वेक्टर। तो ये जो सेकंड कंडीशन है, ये मैं ये कर रहा हूँ, लोअर क्लास में क्या पढ़ते थे हम लोग, A डॉट A मॉड A स्क्वायर, तो जो डॉट प्रोडक्ट था वो इनर प्रोडक्ट होगा, और जो वहाँ मैग्नीट्यूड बोलते थे वेक्टर में उसको हम नॉर्म बोलेंगे। तो नॉर्म का भी डेफिनेशन लिखूंगा मैं। सो यहाँ पे ये है कि खुद का डॉट प्रोडक्ट ले डॉट प्रोडक्ट सर वेक्टर का स्केलर हो जाता था, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर हो जाता था जी, तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ वो इनर प्रोडक्ट होगा जो कि मैं डिफाइन करूंगा इसके बाद। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के कॉलम्स को अगर मैं वेक्टर्स मान लूँ ना, मान लो n क्रॉस n के ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, तो उसके C1 C2 C3 Cn कॉलम्स हैं, उसको मैं बोल दूँ मान लो W1 W2 W3 Wn, तो ये जो वेक्टर्स अगर बनेंगे उसके कॉलम से, दैट विल बी ऑर्थोनॉर्मल सेट। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सो फर्स्ट कॉलम को V1 वेक्टर मान लेते हैं, सेकेंड कॉलम को V2 वेक्टर, थर्ड कॉलम को V3 वेक्टर एंड nth कॉलम को Vn वेक्टर। सो ये जो सेट बनेगा V1 V2 V3 Vn का, दैट विल बी ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं दैट फॉर्म्स ऑर्थोनॉर्मल सेट, ठीक है। तो उसमें ये कंडीशन ट्रू होगा। अभी के लिए हम पॉइंट पे आते हैं अपने काम पे। सो यहाँ के लिए हम सिग्मा क्या लिखेंगे? सो हम लोग लार्जेस्ट लेंगे √6, और बाकी इसने कहा रैंक तो इसका 1 है, तो एक ही इसमें सिंगुलर वैल्यू आएगी, बाकी सब 0 होगा, लेकिन ऑर्डर वही होगा जो A का ऑर्डर है। सो सिग्मा इज 2 क्रॉस 3, जो A मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का वही सिग्मा होगा। नाउ यू नीड टू फाइंड U एंड V। सो U के लिए आप एक अप्रोच ये लगा सकते हो कि यू फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A ट्रांसपोज। ऑर्डर ध्यान रखना है कि पहले 6 के करस्पॉन्डिंग, 6 इसका आइगन वैल्यू है ना, सो पहले 6 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, यहाँ √6 लिख दिया ना, तो पहले आइगन वेक्टर हम 6 के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, फिर 0 वाला लिखेंगे, यहाँ 6 और 0 वाला।
सो आइगन वेक्टर्स आपको फाइंड करना है, तो जो V बनेगा ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज A, एंड U जो बनेगा ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज। तो एक तो ये अप्रोच है कि आप दोनों मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर्स निकाल लो। क्या आप निकाल पाओगे? सो इस मैट्रिक्स का हम लोग आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं, आइगन वैल्यूज पता है मुझे 6 0 0। इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं क्या? आइगन वैल्यूज पता है मुझे 6 0। निकाल के बताओ। मुझे लगा इसका आइगन वेक्टर तो आप इजीली निकाल लोगे ना। निकालो इसका आइगन वेक्टर पहले। तो जो ए ट्रांसपोज के आइगन वेक्टर्स आएंगे उसको ऑर्थो नॉर्मल सेट बनाना है, ऑर्थो नॉर्मल होने चाहिए उसके कॉलम, तो वो ए के यू मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे, है ना, यू मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे ए ट्रांसपोज। चलो पहले इसका ही निकाल लो। सो ए ट्रांसपोज का आइगन वेक्टर्स निकालो आप लोग, है ना। तो पहले 6 के करस्पॉन्डिंग निकालो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि A इंटू ए ट्रांसपोज माइनस 6i इंटू, तो इसके लिए पहले आप फाइंड करो, मैं u1 इज 0 ऐसा कर दो। u1 ना, u1 ही होगा क्योंकि ए ट्रांसपोज का जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो यू मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेगा। तो यहां से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं सो u1 आपका क्या बनेगा? आप कह रहे हैं 1 1 आएगा, ठीक है। तो उसको आप बनाइए ऑर्थोगोनल, मतलब नॉर्म उसका मैग्नीट्यूड 1 कर दो। मैग्नीट्यूड 1 कर दोगे तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड। तो ये आपका आ गया 1/√2, वही बाहर रख देता हूँ, 1 1 आ गया। सिमिलरली 0 के करस्पॉन्डिंग आप ए ट्रांसपोज का आइगन वेक्टर निकालिए 0 के करस्पॉन्डिंग। सो 0 के करस्पॉन्डिंग मतलब ये हो गया कि ए ट्रांसपोज माइनस 0i इंटू u2, दिस इज 0। तो यहां से बताइए कितना आएगा? 1/√2 माइनस 1/√2। हाँ, तो ये जैसे आ गया 1/√2, बाहर कर देता हूं तो 1 - 1 आ गया। तो इससे मुझे U मैट्रिक्स मिल गया एक्चुअली। सो वी गॉट U मैट्रिक्स जो कि 2 क्रॉस 2 की होगी, 1/√2 1/√2 U1 कॉलम जो कि 6 के करस्पॉन्डिंग था क्योंकि 6 यहाँ लिखा हुआ है, और 1/√2 माइनस 1/√2। नाउ यू कैन वेरीफाई कि ये जो U इंटू यू ट्रांसपोज है ये I आएगा। इनफैक्ट U ट्रांसपोज U भी I आएगा क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सो दैट विल गिव यू U इंटू यू ट्रांसपोज I एंड U इंटू, है ना, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आप चेक कीजिए। और ऐसे भी आपको पता है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, तो ये वही है। एनीवे, अब नाउ द क्वेश्चन इज, अब इसका आइगन वेक्टर्स निकालिए, ए ट्रांसपोज ए के आइगन वेक्टर्स निकालिए और उसको हमें ऑर्थो नॉर्मल कंसिडर करना है। तो यू फाइंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज ए। तो फिर से ऐसा करना होगा, ए ट्रांसपोज ए माइनस 6i, तो इसके करस्पॉन्डिंग v1 मिलेगा 0। तो ये बताइए क्या आएगा आपका v1? तो मुझे आइगन वेक्टर चाहिए ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का। इसको सॉल्व कीजिए। सो व्हाट इज v1, और v1 को कन्वर्ट करो ऑर्थो नॉर्मल में, मतलब ऑर्थोगोनल बनाओ, मतलब एक मैग्नीट्यूड 1 कर दो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से v1 क्या आएगा, क्वेश्चन ये है। तो आप कैलकुलेट करना, ये आता है 1 1 माइनस 1, ठीक है ना। ये इक्वेशन जब सॉल्व करोगे ना आप, तो इक्वेशन बन के आएगा y1 इज इक्वल टू माइनस y2, y2 इज इक्वल टू माइनस y3, y3 इज माइनस y1। इसका मतलब ये हो गया कि
y1 y2 तो इक्वल हो जाएंगे और y3 इज माइनस y1। सो जब इसको सॉल्व करोगे ना, मैं बोल रहा हूँ कंडीशन क्या आएगी, y1 इज इक्वल टू y2 एंड y3 इज इक्वल टू माइनस y1, ये चीज़ है, या माइनस y2 लिख लो चाहो तो इस तरह से। सो y2 इज y1, ऐसा कर लो, y2 इज y1 एंड y3 इज माइनस y1। तो यहाँ से पुट करोगे आप तो क्या आएगा, y1 माइनस y1, सो 1 1 माइनस 1, लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू, नहीं ऐसे कोई क्वेश्चन आया नहीं है इस पे जो इस तरह से कैलकुलेट करना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो, पीवाईक्यू देखेंगे बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, वहां पर रैंक की बात कर रहा है तो वो हम कर लेंगे। ये क्वेश्चंस नहीं आया, इतना करना नहीं आया एग्जाम में, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन नहीं आया जिसमें आपको ये भी निकालने की ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में लिमिटेशन है, आपको 65 क्वेश्चन 3 घंटे में करने हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे जिसमें आपको 20 मिनट 25 मिनट लग जाए, तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं वो। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर रैंक और इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि ए का रैंक और सिग्मा का रैंक हमेशा इक्वल आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे आए हैं गेट में जो आए हैं। सो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सिग्मा सेम रहेगा। सो ऐसा कोई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आए हैं और ना आएंगे, इतना टाइम थोड़ी है कि ये सब आप करते रहेंगे आधे घंटे तक। वहाँ पे जो क्वेश्चन है 2 3 4 5 मिनट में सॉल्व होने चाहिए, नहीं हो रहा है छोड़ दो, इस तरह से है, मतलब क्वेश्चंस वही आएंगे जो हो जाएगा, ठीक है। एनीवे ये आएगा, तो इसको आप अगर ऑर्थो नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/√3 हो जाएगा ना ये, मतलब अभी जस्ट यूनिट वेक्टर बना लो। अब ऐसे ही जब आप A ट्रांसपोज A माइनस 0i इंटू V2, तो यहाँ से एक्चुअली 0 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 आइगन वैक्टर्स आएगा। सो V2 V3 दोनों आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से V2 और V3 निकल के आएगा ना, V2 और V3 दोनों आएगा। सो यहाँ से V2 आप फाइंड करोगे, सो दैट यू विल हैव, आपको ध्यान रखना है कि वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए, V2 डॉट V3 0 होने चाहिए, ऐसा कंसिडर करो कि V2 डॉट V3 0 हो। सो V2 और V3 आपको चाहिए। सो यहाँ से जो V2 निकल के आता है, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, क्योंकि कल फंस गया था ना, तो मैं खुद सॉल्व करके देखा था कि ऐसा कहाँ दिक्कत आ रहा है। सो इसका जो है तो ये जो V2 V3 है ना, ये ऐसा कुछ आएगा 101 होगा एक, नहीं 101 से ऑर्थोगोनल नहीं बनेगा ना। सो हमें ऑर्थोगोनल बनाने हैं, तो ऑर्थोगोनल बनाने के लिए वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इन सच अ वे ताकि ये, हाँ सो ये बनेगा 1 माइनस 1 0, सो ये बनेगा 1 माइनस 1 0, ठीक है ना। 1 माइनस 1 0 होगा। वह कैलकुलेट करके देखो क्या आता है। तो सर ए ट्रांसपोज ए में तो तीनों रो सर वो है, क्या है, सेम है, तीनों ए, रो सेम है, अच्छा तीनों रो सेम है, तो इसका जीरो मतलब, के corresponding। हाँ तो इसका मतलब हो गया आपके पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेगा, है ना, क्योंकि तीनों रो से तीनों इक्वेशन सेम ही है, तो एक ही इक्वेशन का रिलेवेंस है, बाकी तो सेम ही है ना। तो एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो आप कितने वेरिएबल कम कर पाएंगे, एक ही वेरिएबल को कम कर पाएंगे एक इक्वेशन से, यस सर, फिर तो वो 2 वेरिएबल में आएगा। अब उसको अलग अलग कीजिए, तो आप इस तरह से लिखिए कि वो लिनियरली वो ऑर्थोगोनल बन जाए। तो मैं लिख देता हूँ अगर आप चाहो तो, आपका ऐसा कुछ आया होगा, देखो। सो जो आया है एक्चुअली वो कुछ ऐसा आता है, सो ये कुछ ऐसा आता है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका ये आएगा, चेक कीजिए, आएगा x1 x2 x1 प्लस x2, ऐसा आया है, चेक कीजिए। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है ये क्वेश्चन, तो मुझे पता है कि क्या आएगा। सो ये चेक कीजिए, यही आएगा आपका x1 x2 x1 प्लस x2, ये आपका आएगा। सर जो v1 वेक्टर है ना, v1 है ना, उसमें अगर हम लोग -1 1 करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ कर सकते हैं आप, तो x1 को -1 और x2 को आप, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो v1 v2 बनेगा दैट मस्ट बी ऑर्थोगोनल होने चाहिए। यस सर, वो समझ में आ गया, मैं v1 की बात कर रही हूँ सर। v1 में तो कुछ भी कर सकते थे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यस सर, वही आएगा x1 x2 यही है ना। अब इसको स्पैन कीजिए, तो इसको स्पैन करेंगे, तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, v2 को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मान लो x1 को 1 रखो, x2 को -1 रखो, सो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और v3 को आप रखो यहाँ से 1 माइनस 1 0,
1 -1, एक -1 1 नहीं, तो फिर वो तो इंडिपेंडेंट, हमें इंडिपेंडेंट बनाने हैं। तो क्या कर सकते हैं इंडिपेंडेंट के लिए, x2 को 0 रख देते हैं, तो क्या बनेगा, x2 को 0, एक बार मैंने x2 को 0 कर देते हैं, तो x2 को 0 करेंगे तो 1 0 1। अब क्वेश्चन ये, इसको चेक करो क्या ये ऑर्थोगोनल है, अभी नहीं है। इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है क्या, क्या v2 v3 का डॉट प्रोडक्ट 0 है, यस और नो? नहीं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना होगा, नहीं, सो हमें इसमें लेना होगा -1, और मैं यहाँ पे -1 1 -1 कर दो, x2 को 0 कर दो, और ये कितना आ जाएगा, फिर -1 ही आ जाएगा, तो 1 1 कर लो इससे अच्छा। अभी ठीक है, अभी ऑर्थोगोनल है, या इट्स बेटर कि यहाँ -1 ले लिए होते, यहाँ -1 यहाँ +1 +1 प्लस, अब ऑर्थोगोनल है, देख लो। नहीं लेकिन ऐसे होने चाहिए ना, ये नहीं होगा, हमें बनाने पड़ेंगे ऐसे, सो दैट ये ऑर्थोगोनल हो जाए। ऑर्थोगोनल होने के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। आप सोचिए x1 x2 ऐसा क्या लेंगे, दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आपको चूज करने हैं, सो व्हाट विल यू कंसीडर? देखो 1 1 -1 आ गया, 1 -1 0, तो चेक करो यहाँ से आएगा, अच्छा तो 1 -1 0, एक तो ये बनाया था, और एक बना सकते हो आप 1 1 2 1 1 2, देखो x1 x2 दोनों को 1 ले लिया तो 1 1 2 हो जाएगा, और एक बार x1 को 1 x2 को -1 लिया तो ये हो जाएगा। लेकिन इसको मुझे कन्वर्ट करना है और मैग्नीट्यूड 1 करना है। अभी देखो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा होगा, आएगा, तो हमें, क्योंकि हम पता है ना जो हम कॉलम, हमें एक्चुअली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाना है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होने चाहिए, यू एंड वी में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होने चाहिए, तो इसलिए हम ऐसा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि क्या ले ताकि ऑर्थोगोनल हो जाए। तो 1 1 एक लिया, 1 1 2 हो गया, और एक 1 -1 0 हो गया, अब ये ऑर्थोगोनल है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा होगा, बट इसका यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दो तो मैग्नीट्यूड 6 आएगा, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो फाइनली मुझे यहाँ से वी मैट्रिक्स मिल गया। वी क्या क्या मिला, सो व्हाट इज योर, सर हाँ सर ये 1 1 2 लिए हैं और दूसरा वाला लिए हैं -1 1 0, नहीं 1 -1 0, हाँ नहीं -1 1 0, तो भी ठीक है, तो भी वर्क करेगा, इट्स फाइन, तो भी सही है ना, उससे तभी डॉट प्रोडक्ट वही आएगा, तो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, सो वी मैट्रिक्स वी गॉट इज, v1 था 1/√3 1/√3 -1/√3, और यहाँ से v2 लिख लो 1/√2 -1/√2 0, और यहाँ से आएगा 1/√6 1/√6 एंड 2/√6। सो दिस इज द फाइनली सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, आप वेरीफाई कर सकते हो। सो ए विल बी u सिग्मा v ट्रांसपोज, आप खुद मल्टीप्लाई करके चेक करो, आपको ये मिल जाएगा। तो मैंने ये इस तरीके से कैलकुलेट किया, बाकी दूसरा तरीका भी है, अगर आपको भी, जैसे बुक में आप देखोगे सॉल्व क्वेश्चन, तो वहाँ ऐसा नहीं करता है, मैंने अभी ये क्या किया है, ए ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज दोनों के आइगन वेक्टर्स निकाले, वहाँ ऐसा नहीं करता है, एक का निकालता है दूसरे का इसी इक्वेशन से सॉल्व कर लेता है, तो वो भी ठीक है, मतलब इस, लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन आया नहीं है और आएगा भी नहीं इतना कैलकुलेट करने का, बट जो क्वेश्चन आया उसको हम देखते हैं क्या है। तो अभी के लिए तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ जो गेट में आए, जो कल कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि सर वो कब डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए देखो जो क्वेश्चंस गेट में आए हैं इस टॉपिक पे, अगर हम वो डिस्कस करें, मतलब जो टॉपिक हमने अभी तक कवर किए हैं उसमें जो गेट के क्वेश्चंस हैं, गेट लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा, तो ये तो ईयर वाइज आ जाएगा ना, तो ये होगा मुझे लगता है, जैसे ये देखिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन है टोटल, उसके बाद मैं इनर प्रोडक्ट, अगर टाइम बचेगा तो अगले क्लास में इनर प्रोडक्ट डिस्कस करूंगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर रखे हैं, आई थिंक राइट, फर्स्ट क्वेश्चन कर रखा है ना सॉल्व, यस सर, फर्स्ट में पहले डिस्कस कर रखा है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सो सेकेंड थर्ड का थ्योरी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताए थे आपको, पहले सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फिर थर्ड पे आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है।
सो फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आप सॉल्व कीजिए, नहीं होगा तो फिर से डिस्कस कर सकते हैं, बट आपको ट्राई करना होगा उसके लिए, तभी आपको समझ आएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है ना, तो उसके बाद ही तो हम सीख सकते हैं ना, बस थोड़े से एफर्ट से ही और कुछ नहीं। देखिए तो ये क्वेश्चन है कि ए बी अ 6x6 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स विथ ए क्यूब नॉन जीरो ए फोर इज जीरो, सो ए क्यूब नॉन जीरो लेकिन ए फोर जीरो है, देन नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ ए इज, ए के पास कितने जॉर्डन ब्लॉक होंगे, ये पूछ रहा है आपसे। सो आप समझिए ए क्यूब तो जीरो नहीं है लेकिन ए फोर जीरो है, तो जब हमने एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल डिफाइन किया था, सो यहाँ एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल x4 है, और चूंकि ये 6x6 की मैट्रिक्स है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, है ना, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 0 आ गया, तो 0 इज द आइगन वैल्यू, और इसके हेल्प से हम बता सकते हैं कि x की पावर 6 इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ x, जिनको आइडिया है, जिनको समझ आ चुका है, बताइए। सो व्हाट डू यू थिंक, इस क्वेश्चन में आपका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, x की पावर 4। है ना, वो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो x की पावर 4 से कम आप ले नहीं सकते, सो ये x की पावर 4 ही होगा, सो ये मिनिमल पॉलिनोमियल है। अब हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किए थे जॉर्डन ब्लॉक्स, तो हमने क्या कहा था कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसमें जो पावर, मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के पास ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो, इससे ये पता चल रहा है ना, यहाँ इक्वल जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो ही आएगा, सो ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो। एक तो ये समझ आ रहा है कि ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो विथ मल्टीप्लिसिटी 6, तो इस मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू जीरो है, मल्टीप्लिसिटी 6 है इसकी। अब ये जो पावर है, दिस पावर रिप्रेजेंट लार्जेस्ट ऑर्डर, सॉरी लार्जेस्ट साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, या वही लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स। जो ब्लॉक मैट्रिक्स उसका मतलब एक ब्लॉक मैट्रिक्स होगा जिसकी साइज 4x4 होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है उससे कम, ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो ये पावर है दैट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ जॉर्डन मैट्रिक्स और जॉर्डन ब्लॉक। सो एक जॉर्डन ब्लॉक होगा जिसकी ऑर्डर 4 होगी, बाकी 4 से कम कुछ भी हो सकती है, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं। सो आप बना के देखिए खुद ही। सो अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है और ये 6x6 की मैट्रिक्स है, इफ यू हैव 6x6 मैट्रिक्स, तो है ना, तो हम लोग लिख रहे हैं जॉर्डन फॉर्म ऑफ ए, वी आर राइटिंग जॉर्डन फॉर्म ऑफ ए, तो आइगन वैल्यूज तो सारी जीरो ही है, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे सो ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो, सो 0 0 0 0 0 0 6 है। अब एक जॉर्डन ब्लॉक होगा जिसकी साइज 4 होगी, ये फिक्स है, तो साइज 4 1 2 3 4, तो 4 की एक जॉर्डन ब्लॉक तो बनेगी। तो क्या होता है, डायगोनल के ऊपर वाले एंट्रीज 1 होते हैं, ये एक तो फिक्स है, सो दिस इज अ 4x4 जॉर्डन ब्लॉक। अब बाकी बचे आपके पास 2 डायगोनल एंट्रीज। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा ना कि बाकी का क्या होगा, बाकी 4 से कम ऑर्डर का कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, एक आप चाहो तो सिंगल ब्लॉक बना लो, सो ये हो सकता है, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम क्या करें, जो सेकेंड पॉसिबिलिटी इज, देखिए, सो सेकेंड पॉसिबिलिटी जो है ये हो सकता है कि हम 1 by 1 का जॉर्डन ब्लॉक बनाएं, सो वी मेक अ ब्लॉक ऑफ 1 by 1, क्योंकि एक बस बता रहा है कि लार्जेस्ट ऑर्डर का 4 होगा, तो यहाँ आप एक 0 ये ले सकते हैं, एक 0 ये ले सकते हैं, सो ये पॉसिबिलिटी है। तो इस मैट्रिक्स का जो जॉर्डन फॉर्म होगा ये हो सकता है जॉर्डन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए इज दिस और दिस। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पूछ रहा था कि देन द नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ ए के पास कितने ब्लॉक्स हैं, मतलब ए का जो जॉर्डन फॉर्म लिख रहे हैं उस मैट्रिक्स में कितने ब्लॉक्स हैं। तो अगर ये फॉर्म लिखेंगे तो 2 ब्लॉक्स हैं, अगर ये वाला फॉर्म लिखेंगे तो 1 2 3 ब्लॉक्स हैं, बाकी तो 0 ही है, सो यहाँ कुछ नहीं, 0 है ना, ये 0 मैट्रिक्स है, बाकी सब एलिमेंट 0 है मतलब। तो मेनली कितने ब्लॉक हुए, तो ब्लॉक ज़्यादा 2 होंगे या 3 होंगे। किसी को कन्फ्यूजन है पूछिए क्वेश्चन, यू आस्क क्वेश्चंस, अगर आपको कहीं पे कुछ क्वेरीज हैं सो देन यू कैन आस्क। सर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x की पावर 6 इक्वल्स टू 0 कैसे हो गई? 6x6 की मैट्रिक्स है ना,
तो क्या हो सकती है आपके हिसाब से? सर मतलब एग्जैक्टली 6x की पावर 6 इज इक्वल टू 0 नहीं होगी ना, हाँ, क्या होगी आपको क्या लगता है? अनसर्टेनिटी रहेगी। नहीं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी रहेगी ना, एक तो ये तो आपको श्योर है ना कि लाइक अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल है या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसकी डिग्री क्या होगी? 6 ही होगी इसकी। ये तो ठीक है, यहाँ तक Yes, दिक्कत sir. नहीं है। मेनली आपको प्रॉब्लम होगा फैक्टर और फैक्टर आ सकता है क्या, आप ये सोच रहे हैं ना कि जैसे Yes, sir. हाँ और फैक्टर, तो अगर और फैक्टर्स आते ना तो फिर ये कभी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं। मतलब आप सोचो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मान लो तुम्हारे पास x माइनस वन और x की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर, मान लो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो डू यू थिंक कि a की पावर 4 0 हो जाएगा? फिर तो वो कैली हैमिल्टन थ्योरम को वो कर देगा, क्या बोलते हैं, गलत प्रूफ कर देगा ये, अगर ऐसा हो गया तो, Yes, sir. है ना? Okay. सो ये अगर ऐसा हो जाता तो कैली हैमिल्टन थ्योरम कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये है, तो ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x की पावर 6 है, ऐसा तभी पॉसिबल है, वरना कैली हैमिल्टन थ्योरम फेल हो जाएगा। तो ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये आसान सा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कौन सा मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, ठीक है? सो इसमें मिनिमल पॉलिनोमियल्स, सो इसमें एक क्लास और होगी बस, उसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस और ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, उसमें लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो आज मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ, एक और क्लास लेंगे जिसमें हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस डिस्कस करेंगे और ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे, तो उससे हो जाएगा, तो उससे मैथ्स पोर्शन खत्म ही हो जाएगा गेट का, फिर स्टैट्स का बचेगा, तो स्टैट्स चलता रहेगा, अगले 2-3 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने में बाकी कोशिश करता हूँ बाकी स्टैट्स खत्म हो जाए। तो ठीक है, बताइए इसका मिनिमल पॉलिनोमियल, यू नो है ना, मिनिमल पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी। तो अब ये आपके कैलकुलेशन पे है, जस्ट ये करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई a माइनस आई और a माइनस टू आई, अगर 0 हो गया तो ये करेक्ट ऑप्शन है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्रोसीड फर्दर, ठीक है ना, ये चीज़ है, क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है 4 क्रॉस 4 की है ना, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा ये श्योर है कि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहाँ से देख के समझ आ रहा है कि x माइनस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर होगा, वो तो वैसे भी दिख रहा है वहाँ से। अब मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी, ये चारों पॉसिबिलिटीज है, तो डिपेंड करेगा द लिस्ट डिग्री एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, है ना। सो लिस्ट डिग्री एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल इज द मिनिमल पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ से देखिए कि किसको सेटिस्फाई करिए, आप पुट करके चेक कीजिए, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग आप निकालिए a माइनस आई होल स्क्वायर a माइनस टू आई, अगर ये 0 हो गया तो लिस्ट डिग्री, अगर ये 0 हो गया यही आंसर है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये 0 हो गया तो ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो जिन्होंने ट्राई किया बताओ। जॉर्डन फॉर्म में नहीं है ना? नहीं, ये जॉर्डन फॉर्म बी है ना, जॉर्डन फॉर्म में है ही नहीं है, क्योंकि जॉर्डन फॉर्म होता सॉल्व करने का जरूरत नहीं, हाँ तब जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन जॉर्डन मैट्रिक्स में या जॉर्डन फॉर्म में कभी 2 आएगा ही नहीं, है ना। जॉर्डन फॉर्म के मैट्रिक्स में सिर्फ 0 या 1 एंट्रीज होंगे, ओनली 0 और 1 होगा, कहीं 2 नहीं होगा, यहाँ तो 2 भी आ गया ना। सो ये जॉर्डन फॉर्म में है ही नहीं एक्चुअली, तो हम वैसा बता नहीं सकते। ऊपर 2 लिख दिया ना एक्चुअली, इसीलिए, मतलब डायगोनल के अलावा बात कर रहा हूँ, जो ये डायगोनल्स हैं इसके अलावा जो भी एंट्रीज होंगे वो 0 या 1 होंगे, यहाँ 2 आ गया ना ये, तो ऐसा नहीं होगा वहाँ पे। डायगोनल्स पे तो आइगन वैल्यूज आते हैं जॉर्डन मैट्रिक्स में, सो डायगोनल्स के अलावा जो भी एंट्रीज होंगी 0 या 1 होंगी। ठीक है, तो सेटिस्फाई ये हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये कर जाएगा, इससे हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट जो है तीसरा क्वेश्चन, कि ये तीसरा, ये हमने उस दिन डिस्कस किया था, क्लास में डिस्कस किया था, डायगोनल अलजेब्रा ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ जब डायगोनल अलजेब्रा कर रहे थे। इस पे आते ये भी डिस्कस कर चुका हूँ, हालांकि एक बार देख लीजिए, फिर भी ये भी डिस्कस किया था हमने उस दिन, कि है ना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है कि एक्स ट्रांसपोज ए एक्स अपॉन एक्स ट्रांसपोज एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू आपकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स अपॉन एक्स ट्रांसपोज एक्स की मिनिमम वैल्यू मिनिमम आइगन वैल्यू होगी, उस पर था, ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम। यहाँ पे आते हैं, सो ये अगर आप बात करेंगे तो ये मैट्रिक्स बना लीजिए, इजीली हो जाएगा, 6th वाला, 6th और 7th देखते हैं अभी। तो
ट्राई करके देखिए आप लोग। तो 6 में तो आपको मैट्रिक्स निकालने पड़ेंगे ना, I प्लस वी ट्रांसपोज, वी ट्रांसपोज 4x4 का होगा। So I be the 4x4 matrix. I think वी ट्रांसपोज एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम लिखा देता हूँ देखो। सो इसमें क्या है कि ये थ्योरम होता है, वन रैंक मैट्रिक्स। हाँ प्रोजेक्शन ना, कौन सा मैट्रिक्स बोल रहे हैं आप? वन रैंक मैट्रिक्स। हाँ वन रैंक मैट्रिक्स एग्जैक्टली। सो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बनाता है ये। सो लेट वी जो हमारे पास है, लेट वी बी अ वेक्टर। यहाँ मान लो ये वी एक वेक्टर है जिसका एलिमेंट्स है v1 v2 vn, ये n क्रॉस 1 का है। तो क्या होगा देन, ये जो v और v ट्रांसपोज, सर n क्रॉस n लिखिए। नहीं n क्रॉस 1 होगा, ठीक है ना, n क्रॉस 1 v ट्रांसपोज एंड v ट्रांसपोज v हैज आइगन वैल्यूज होंगे, हैज आइगन वैल्यूज। बताइए इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या आएगा? इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू 1 होगा, बाकी सब 0 होगा, ठीक है। एक तो ये होगा, दूसरा क्या नाम है थ्योरम का सर? हाँ थ्योरम का क्या नाम है? ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, दिस इज द प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ठीक है। सो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है। सो इसकी आइगन वैल्यू एक 1 आएगी, बाकी सब 0 आएगी। और इसका जो रैंक होगा वी ट्रांसपोज का, ये तो नंबर है, वी ट्रांसपोज वी इज अ नंबर, क्योंकि ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मतलब नंबर, तो इसलिए इसका रैंक जो होगा, इनफैक्ट ये लिखो या वो लिखो उसको, जो इसका रैंक 1 आएगा और इसके आइगन वैल्यूज 1 0 0 0 होंगे। तो इसको भी आप हेल्प कर सकते हैं, आप देख लीजिए, इसके हेल्प से आप काम कर सकते हैं अब। और इसी को मैं दूसरे टर्म्स में लिखूं, जो दूसरा पहला पॉइंट है, इसको दूसरे तरीके से लिखे। सो वी ट्रांसपोज हैज आइगन वैल्यूज, सो दिस विल हैव आइगन वैल्यूज, मैग्नीट्यूड ऑफ वी पहला होगा, नॉर्म ऑफ वी जिसको मैग्नीट्यूड ऑफ वी बोल रहा हूं, बाकी सब 0 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो 1 हो रहा है तो हम लिखेंगे 1, तो ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी ट्रांसपोज वी किसके इक्वल, नॉर्म वी स्क्वायर। तो ये होगा नॉर्म वी स्क्वायर, बाकी सब 0 होगा, रेस्ट आर ऑल 0, जो इसको उधर भेज दिया मैंने। सो नॉर्म वी स्क्वायर एंड बाकी 0 हो जाएगा, बाकी तो वैसे ही है, ठीक है। इनफैक्ट रैंक ऑफ सर दिस, दो बार क्या लिखे हैं? दो बार बोल। हाँ ये नॉर्म है, मैग्नीट्यूड नॉर्म अभी आगे डिफाइन करूंगा मैं। सो नॉर्म वी मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ वी कॉमा वी, तो इनर प्रोडक्ट अभी डिफाइन करेंगे। सो डॉट प्रोडक्ट समझो ना, जो आप मैग्नीट्यूड लिखते थे ना लोअर क्लास में, मैग्नीट्यूड मॉड लगाते हो ना, Yes, वही sir. है, वही है ये एक्चुअली, बट लीनियर अलजेब्रा के टर्म में हम ऐसा लिखते हैं, दिस इज द सेम थिंग, आप मॉड भी लगा लो, इट्स फाइन। तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो वो आ गया। सो ठीक है ना, सो वही चीज़ है, आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहो मैग्नीट्यूड लिख लो, डॉट प्रोडक्ट है। सो जैसे लोअर क्लास में लिखते थे ना, मॉड वी स्क्वायर वेक्टर वी है, सो वी डॉट वी ऐसा लिखते थे, मॉड वी स्क्वायर, उसी के करस्पॉन्डिंग ये थ्योरम, ये लोअर क्लास में ऐसा करते थे, अब वही चीज़ ऐसा आएगा। सो एंड इनफैक्ट वी इंटू वी ट्रांसपोज हैज रैंक 1, है ना, इसका रैंक 1 रहेगा हमेशा, ठीक है। सो अप्लाई कीजिए इस थ्योरम को यहाँ पे, देखिए क्या होगा, नाउ यू थिंक। तो हमें ये तो पता चल गया ना कि वी ट्रांसपोज का जो आइगन वैल्यूज हैं वो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, यहाँ से जो आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैं नॉर्म लिख रहा हूँ, वही चीज़ है, आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहें मैग्नीट्यूड लिख लीजिए। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 29 का रूट। तो इसका जो आइगन वैल्यूज होगा वी ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यूज है वो 29 0 0 कितने हैं, 4 क्रॉस 4 ना, 30 कितना आ रहा है, 30 सर 30 25 4, रूट अंडर 30 रुक जाओ 16 9 4 1 30 ना, अच्छा 30, ओके 30, ठीक है ना। सो ये आएगा 30 एंड 0 0 0। तो आई प्लस वी इंटू वी ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज क्या क्या आएंगी, आई हो गया ना, तो आई में बस क्या होता है 1 ऐड हो जाता है, तो 31 1 1 1। तो आपको क्या लगता है, अगर ये 4 आइगन वैल्यूज हैं, सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा 31, सो 31 इज द आंसर। दूसरा तरीका क्या था
कि हम वी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करें तो 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, फिर डिटर्मिनेंट निकालें, फिर आई ऐड करें, तब भी हो सकता था, ये एक थ्योरम लगा लिया। और नहीं तो वी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो, 4x4 की आएगी, आई ऐड करो। वो जो ऊपर वाला जो भी है वो नॉर्म है। हाँ वो नॉर्म है, एक्चुअली मैं नॉर्म ही लिख रहा हूँ, इस लेवल पे हम लोग नॉर्म लिखते हैं, तो वो नॉर्म है, मॉड मतलब नॉर्म। तो ये वाला थ्योरम अप्लाई किया हमने, ये वाला थ्योरम कि वी ट्रांसपोज हैज आइगन वैल्यूज, नॉर्म वी स्क्वायर मतलब मॉड वी स्क्वायर, बाकी जीरोज आइगन वैल्यूज है। सर इसमें जो नॉर्म लिखे हैं इसमें अंदर वाला डिटर्मिनेंट है और बाहर वाला मैग्नीट्यूड है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये नोटेशन है, ये जस्ट एक नोटेशन है, ऐसा कुछ नहीं। डिटर्मिनेंट है, वेक्टर का डिटर्मिनेंट कब से आने लगा? डिटर्मिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है, तो वेक्टर का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है ना, तो वी तो एक वेक्टर है, n×1 का मैट्रिक्स है, कैसे डिटर्मिनेंट निकलेगा? वो नोटेशन है जस्ट। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो वी डबल मॉड है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट हाँ एग्जैक्टली, डबल मॉड लगा रखा, उसको नॉर्म बोलते हैं हम लोग, आगे मैं लिखूंगा नॉर्म, ये नॉर्म आता है, तो वो डबल मैग्नीट्यूड इज नॉर्म, ये वही है मैग्नीट्यूड, जो आप मैग्नीट्यूड जानते हो वही है, किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको नॉर्म लिख रहे हैं, वही मैग्नीट्यूड। मॉड लगा लो, उसमें प्रॉब्लम डबल मॉड लग रहा है तो उसको सिर्फ एक मॉड लगाओ, इज फाइन, सेम ही चीज है। सो मैग्नीट्यूड एक्चुअली, यस इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। देखिए 7 नंबर, एम बी 3x3 नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है ना। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होता है? इसका रैंक और ट्रेस इक्वल होता है, राइट? ये लिखा था कुछ दिन पहले। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी होता है कि इसका रैंक और ट्रेस इक्वल रहता है। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इफ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन इसका रैंक और इसका ट्रेस इक्वल रहेगा। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, इसकी प्रॉपर्टी है। सो आइए अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ आएगा क्या। सो एम बी द 3x3, मतलब ये थ्योरम्स हैं। नॉन जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 डिनोट दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर 0 and 1। सो 3x3 का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई ना, सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यही है। पहला सही है सर। हाँ ये प्रॉपर्टी है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 और 1 होती है। हाँ, तो जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट है आइडेंटिटी पे तो 1 ही होती है ना, तो 1 है सिर्फ, तो एंड 1 या और 1? हाँ ये भी प्रॉपर्टी है हालांकि, लेकिन यहाँ एंड सही है। तो आइगन वैल्यूज होगी एम की वो 0 and 1 होगी। सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 या 1 ही होगी ना, 0 और 1 होगी, ठीक है, आई थिंक ठीक है। दूसरा भी यही है, आई माइनस एम आइडेम्पोटेंट होगा। सर अगर जीरो मैट्रिक्स भी तो आइडेंटिपोटेंट ही है ना। हाँ आइडेंटिटी भी आइडेम्पोटेंट है, तो सर उसकी जीरो मैट्रिक्स भी तो आइडेंटिपोटेंट है ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे एंड के बजाय क्या आना चाहिए था? और है ना, क्योंकि एंड में कि दोनों कंपलसरी है, कंपलसरी तो नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो आइडेम्पोटेंट, आई का स्क्वायर आई ही आएगा, तो बट उसके सारे आइगन वैल्यू 1 है। जीरो मैट्रिक्स भी आइडेम्पोटेंट है, सारे आइगन वैल्यू 0 है, तो एंड के बजाय अगर और होता ना तो ये ट्रू होता, ये एंड लिखा हुआ है इसलिए फॉल्स होगा, हमसे फॉल्स ही तो पूछा है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और ये स्टेटमेंट तो ट्रू होगा, ट्रेस और रैंक इक्वल होता है। क्या आई माइनस एम आइडेम्पोटेंट होगा? तो ये चेक कर लेते हैं, आई माइनस एम का स्क्वायर निकाल के, है ना। तो आई माइनस एम का स्क्वायर चेक करो, आई माइनस एम आएगा क्या? निकालो इसका स्क्वायर, आई माइनस एम का होल स्क्वायर निकालो, हमें बता रखा है कि एम स्क्वायर इज एम, ठीक है ना। सो वी हैव गिवन एम स्क्वायर इज एम एक्चुअली। सो आप चेक करके बताओ, आई माइनस एम का होल स्क्वायर आई माइनस एम आएगा, यस और नो? चेक करो। यस सर। आता है, ओपन करके देख लीजिए सीधा सीधा। सो ये आ जाएगा आई स्क्वायर, है ना, मतलब आई माइनस एम इंटू आई माइनस एम करो। आता है सर, आई एम माइनस एम ही आता है। सो ठीक है, ये ट्रू, मतलब स्टेटमेंट देखना ना। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, एंड आई माइनस एम का होल इनवर्स ये होगा, तो इसके लिए आपको चेक करना होगा
कि i माइनस एम इंटू आई माइनस 2m, चेक कीजिए i आता है क्या, अगर ऐसा होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, यस और नो, चेक कीजिए मल्टीप्लाई करके। a इनवर्स इज b मीन्स a इंटू बी इज i, तो हम चेक करें a इंटू बी अगर i हो गया तो मतलब a इज b इनवर्स एंड b इज a इनवर्स, सो यू चेक क्या ये प्रोडक्ट i आएगा। यूजिंग द फैक्ट दैट m स्क्वायर इज m, ये गिवन है आपको, m स्क्वायर इज m इज गिवन, तो इसको यूज करके बताने हैं आपको। ये आई नहीं आएगा, आई प्लस एम आएगा। हाँ वही करें, आई आएगा क्या, कोई चेक करना, अगर नहीं आएगा तो आई प्लस एम, तो इसका मतलब नहीं आ रहा है, तो ये भी फॉल्स है। तो पूछा गया था इज, तो एक ही फॉल्स होना चाहिए, दो फॉल्स कैसे हो गया। बाकी लोग बताओ भाई, बाकी लोग चेक करके। सो क्या आ जाएगा, आई इंटू आई आई माइनस 2m माइनस सर m वो जो first point- प्लस 2m। सो ये तो अच्छा एक मिनट, आई माइनस एम मैंने क्यों लिखा है, मुझे तो आई प्लस एम लिखना चाहिए था, ये मिस्टेक मैंने किया ना, यहाँ तो आई प्लस एम था ना, सो लिखने में मिस्टेक किया। अब चेक करो, अब सही है। सो मैंने लिखने में मिस्टेक किया था, चेक करो, आई प्लस एम है ना यहाँ पर, तो ए इन वर्सेस बी मीन्स ए इंटू बी इज आई, तो यहाँ तो आई प्लस एम है, और मैंने ये वाला देख के लिख दिया होगा। सो आई प्लस एम का इनवर्स ये है ना, सो अब इसको मल्टी आ रहा है, नहीं अभी भी नहीं आ रहा, तो आई नहीं सर, आई प्लस एम आ रहा है। अच्छा ये आई प्लस एम आ रहा है, सो आई माइनस 2m प्लस m माइनस 2m। अच्छा एक मिनट, सो ये तो आई आई माइनस 3m, हाँ आई माइनस 3m बचेगा, option है ना, तो ये फॉल्स है, तो इसका मतलब मुझे लग रहा है ये पहला ट्रू कंसीडर कर रहा है क्या ये। और सर ये भी तो है ना, एम को बोल रखा है कि नॉन जीरो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा नॉन जीरो मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी को रखा है, यस सर, I3 को स्पेसिफिक ही बोला है ना कि ये आइडेंटिटी और ये नॉन जीरो है, और फिर नॉन जीरो है तो मतलब जीरो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा जो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है उसकी बात हो रही है। सो एम स्क्वायर एम है। अच्छा देखो एक मिनट, एम स्क्वायर एम है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एम इज 0, तो यहाँ से आएगा है ना, क्योंकि ऐसे चेक करना पड़ेगा, ऐसा 3x3 है ना, तो इसका मतलब 3x3 में जीरो मैट्रिक्स नहीं ले सकते आप, है ना, और इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है, तो इसमें आंसर आई थिंक डी ही दिया होगा। सर और होना चाहिए था, पर एंड लिखा हुआ है। हाँ वो भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक है बस। हो सकता है, वो क्योंकि कंसीडर ट्रू, ए को ट्रू कंसीडर किया है सर। ट्रू किया ना, अच्छा वो ट्रू, क्योंकि वो हो सकता है इंग्लिश मेरे जैसा ही हो, तो वो उतना ध्यान नहीं देते ना, तो वैसा है, लेकिन है ना इस सर सब वो एक्सक्लूड कर रहा होगा, नॉन जीरो तो एक्सक्लूड कर दिया है नॉन जीरो बोल के, हाँ, लेकिन और आइडेंटिटी को भी शायद वो एक्सक्लूड कर दिया है, हाँ, तो उस तरह से कुछ ऐसा होगा कि आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे इसकी 3x3 है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, इसको m है ना यहाँ पे, तो m इंटू आई माइनस है, मतलब ये x इंटू 1 माइनस एक्स है। अभी के लिए ये इसका क्या होगा, क्या बोलते हैं इसे, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है इसका, x इंटू 1 माइनस एक्स बनेगा ना ऐसे, तो लेकिन डिपेंड करता है कि लिस्ट डिग्री है ही है क्या, अगर जीरो मैट्रिक्स तो जीरो आइडेंटिटी को एक्सक्लूड कर रहा है, सही कह रहे हैं आप, तो इसमें ना जीरो आइडेंटिटी दोनों एक्सक्लूड कर रहा है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स, और x इंटू 1 माइनस एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो उस केस में आपका आइगन वैल्यू 0 एंड 1 दोनों होगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। और इसकी वजह ये है क्योंकि ये नॉन जीरो लिख दिया है, आइडेंपोटेंट और I3 को अलग से लिख रहा है, आइडेंटिटी है, तो मैंने कहना चाह रहा है कि m इसको ट्रिवियल बोलते हैं, जो जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रिवियल मैट्रिसेस हैं जो सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब ये नॉन ट्रिवियल कंसीडर किया है, तो इस केस में आपका मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा x इंटू 1 माइनस एक्स, जिससे करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 0 एंड 1 आएगी, 0 मतलब और 1 है ऐसे तो लेकिन 0 1 आएगी, क्योंकि इन जनरल बात कर रहा है ना ये, तो इन जनरल कभी 0 हो सकता है कभी 1 हो सकता है, आप फिक्स है ना, तो मुझे लगता है इन जनरल बात कर रहा है, इसलिए ट्रू स्टेटमेंट कंसीडर किया है, ठीक है। सो फॉल्स इज द ओनली दिस। सर प्रीवियस थ्योरम
जी लिखना ये वाला पड़ेगा। ना थ्योरम सर। एक मिनट कहाँ पे थे, यहाँ पे, हाँ। यस सर यस। तो ये थ्योरम है कि रैंक और ए ट्रेस इक्वल होता है आइडेम्पोटेंट में, और आइगन वैल्यू तो ऑब्वियस है 1 या 0 आएगी। सो आइगन वैल्यूज आर 0 और 1, ये सब थ्योरम ही था एक्चुअली। सर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बता देंगे एक बार? हाँ ये जस्ट डेफिनेशन है इसका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का, वी ट्रांसपोज वी। आप निकाल के देखिए कोई एग्जांपल लेके, जैसे पिछला क्वेश्चन अगर आप चेक करते तो क्या होता, वी जैसे उन्होंने दे रखा था 1 2 3 4, सो वी इंटू वी ट्रांसपोज निकालिए आप, 1 2 3 4 1 2 3 4, आप ये मल्टीप्लाई कीजिए 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स होगा। सो दिस इज द प्रोजेक्शन मैट्रिक्स एक्चुअली। उतना डिटेल में यहाँ डिस्कशन को है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए इसमें ये डेफिनेशन है एक्चुअली, इसको सर वी इंटू वी ट्रांसपोज को प्रोजेक्शन नहीं बोलते ना, फिर डिवाइड करेंगे उसको नीचे वी ट्रांसपोज वी से तब तो उसके करना। मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया हम ना। वो मैग्नीट्यूड का तो साइन नहीं लगाया। किसका साइन नहीं पता है? अच्छा वो नीचे वाला डिनोमिनेटर मैग्नीट्यूड है ना, वो नंबर है एक्चुअली, हाँ वो क्योंकि मैग्नीट्यूड है, स्केलर बन जा हाँ वो मॉड वी स्क्वायर है क्योंकि समझो। 1 क्रॉस 1 आ जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो सर जब भी मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 का रहेगा तो उसको मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। वो नंबर है एक्चुअली, वो कांस्टेंट है। क्योंकि मैट्रिक्स का डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ टू मैट्रिसेस। सो वो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स मतलब इट इज अ नंबर, जैसे डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल इट इज अ नंबर कांस्टेंट, ये चीज़ है। तो उसको वेक्टर भी नहीं बोलेंगे हम फिर? 1 क्रॉस 1 का बोल सकते हैं, उसमें क्या है, वो तो 1 डायमेंशन का वेक्टर भी है। सर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है ना? हाँ यस यस, ये आइडेम्पोटेंट भी होंगी। अगर आप इसको, अगर मान लो इसको मैं पी नाम दे दूं, जैसे लेट से दिस इज पी, सो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेम्पोटेंट भी होगा। अगर आप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो जो वी ट्रांस, मान लो पी लिख दिया मैंने, वी ट्रांसपोज अपॉन वी ट्रांसपोज वी, सो आप चेक करेंगे तो ये आइडेम्पोटेंट होगा, पी स्क्वायर पी के इक्वल आएगा, है ना। सो ये आइडेम्पोटेंट भी होगा, ये भी प्रॉपर्टी है ना। कई सारी प्रॉपर्टीज है जो याद कई बार आती नहीं है, तो बाद में याद आता है ना, ये है। सो ये जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट भी होगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये पी आ रहा है आपका, पी तो अभी नहीं, पर डिवाइड करने के बाद। सो ये पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर वी ट्रांसपोज वी निकाल लो, फिर आप पी नाम दे दो इसको, वी ट्रांसपोज अपॉन वी ट्रांसपोज वी, ठीक है ना। तो ये जो आएगा यहाँ से आप चेक कीजिए, इसको ये कैलकुलेट कर लीजिए और इसको जस्ट वेरीफाई कर लीजिए, पी स्क्वायर पी आएगा, है ना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, ये एक और तो वो आ जाएगा। सर ओनली वी इंटू वी ट्रांसफर, इसका नाम प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है। हाँ हाँ हाँ, नहीं अपॉन मैग्नीट्यूड भी तो है। यस सर। सर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से लीस्ट स्क्वायर मेथड या फिर एस्टिमेशन के लिए कोई क्वेश्चंस आएंगे गेट में? नहीं वो सब नहीं आएगा, हालांकि वो रिलेटेड है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, वो कोवेरियंस और ये सब यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो याद आएगा, उसमें बता देंगे, कई बार चीज़ है ना बाद में याद आती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th के बाद 8th क्या कह रहा है। 8th हमने शायद डिस्कस किया था डिस्कस, वेक्टर स्पेस में आई थी, मुझे याद आ रहा है, देख लो, बेसिस की बात कर रहा है ना ये, कि मुझे लग रहा है डिस्कस किया था, आप चेक कर लो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब नहीं आएगा, ये तब के सिलेबस में था, अब ये नहीं है। ये वाला है, आपको दे रखा है एक मैट्रिक्स, पूछ क्या रहा है इसमें, अच्छा ये चेक करते हैं चलिए। तो यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स है, इसको पहले मैं उधर बुला लेता हूँ। सो
अच्छा इसका अगला पार्ट भी है, तो अगला पार्ट यहाँ पे है ये वाला ना। देखो तो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्लियर है? देखिए, फॉर रियल नंबर्स ए बी सी एम एक मैट्रिक्स दे रखा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। रैंक 3 होगा, चाहे ए बी सी कुछ भी ले लो। ए प्लस सी अगर 0 करेंगे तो एम डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। एम हैज अ पेयर ऑफ ऑर्थोगोनल आइगन वैक्टर्स फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर। सर रैंक 2 बी 0 है और ए प्लस सी 1 है, तो एम आइडेंटिटी नहीं है। तो ये तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना ये, देखो सर डी आइडेंटिटी आएगा तो फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये अच्छा। ट्रू नहीं है। तो अगर ए प्लस सी और को 1 बी को 0 तो ये आउट हो जाएगा। ओके और सर ए का रैंक हमेशा 3 नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम लोग लेते हैं कुछ पुट कर लीजिए, हाँ अपने हाँ, इस, सर तो ए वो को हम बाहर कर देंगे, ए को बाहर कर देंगे तो सर सी को दोनों सेम हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड रो सेम। सेकंड कॉलम से सी को बाहर करना। ऐसा कर दो ए बी सी 0 कर दो, चलो तीनों को 0 कर दो, ए बी सी तीनों को 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा? रैंक कितना आ जाएगा? इसने सर ए बी सी तीनों को 1 कर देंगे तो रैंक 2 आ जाएगा उसका। अच्छा हाँ, अगर 0 कर देंगे तब भी मुझे लग रहा है कि 0 कर देंगे तो क्या होगा, तब भी रैंक 2 ही आ जाएगा। अगर ए बी सी तीनों को 0 कर दिया तब भी रैंक 2 आ Yes, जाएगा, sir. है ना? तो ये तो गलत हो गया। इसने कहा चाहे कुछ भी ले लो, तो मैंने 0 0 0 ले लिया, तो 0 0 0 अगर ले लिया तो रैंक 2 आ जाएगा, चेक कर लीजिए। तो और सर बी भी फॉल्स है सर, क्योंकि अच्छा इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 1 0 आएगा। अच्छा और फिर mx लीनियर नहीं आ रहा है, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल, ओके, तो इसका तो वो मतलब ये है डायगोनलाइजेबल। तो ए प्लस सी अगर 0 करेंगे मतलब सी बराबर माइनस ए कर दीजिए। यहाँ गिवन है आपको कि सी को आप माइनस ए रख दो, सी सेकेंड कॉलम से मैट्रिक्स हम निकालोगे तो बाहर का भी नहीं कर सकते डिटर्मिनेंट में। तो कह रहा है कि ए प्लस सी तो एम डायगोनलाइजेबल होगा। तो डायगोनलाइजेबल बहुत सारे थ्योरम्स हमने पढ़ा था, जॉर्डन फॉर्म भी पढ़े थे, आइगन मिनिमल पॉलिनोमियल के टर्म में भी पढ़ा था कि मिनिमल पॉलिनोमियल शुड बी अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, तभी जाके डायगोनलाइजेबल होगा। तो अगर सी को माइनस ए रख दिया ना, तो कह रहा है तो एक काम करो, है ना, सम 0 है तो एक 1 - 1 कर दो इस तरह से कुछ, और उसके बाद यू जस्ट सी कि क्या मिनिमल पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर आएगा। ठीक है ना, मैंने थ्योरम पढ़ा था ना। सर ए प्लस सी 0 हो रहा है तो उसका ना फर्स्ट रो सेकंड रो सेम हो जा रहा है। अच्छा, ए प्लस सी 0 हो रहा है तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम हो जाएगा, क्योंकि ए सी इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे ना तो दोनों रो डिपेंडेंट हो जाता तो है। सी इज इक्वल टू माइनस ए पुट कर देंगे तो ए माइनस ए स्क्वायर, अच्छा तो वो डिपेंडेंट हो गया, तो डिपेंडेंट से वो बता रही है 0 0 समथिंग आ जाएगा आइगन वैल्यू। तो सर 0 0 1 0 0 1, तो जैसे 0 0 1 आपका अगर आइगन वैल्यू आ गया तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 आएगा। अब क्वेश्चन है, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल x इंटू एक्स माइनस 1 होगा इफ एंड ओनली इफ m इज डायगोनलाइजेबल। ये थ्योरम लिखाया था मैंने कि m इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली लीनियर फैक्टर्स। यस सर। तो ये हो जाएगा। तो अगर इसको सेटिस्फाई कर जाती है m मैट्रिक्स है, b कुछ भी ले लो तो डायगोनलाइजेबल है, अगर नहीं होगा तो आई थिंक नहीं होगा जैसे वो कह रही, तो ये आउट हो जाएगा, तो बस ये सही होगा, तो बाकी यही बच जाएगा। सो m हैज अ पेयर ऑफ ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स फॉर एवरी abc बिलोंग्स टू r। इसकी वजह ये है, इसका रैंक 2 हमेशा रहेगा, आई थिंक चाहे abc कुछ भी ले लो, रैंक 2 तो कम से कम रहेगा ही, है ना। ऑप्शन डी कैसे चेक किया? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, बी तो कह रहा हूँ तुम चेक करो, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी मैट्रिक्स ना, डी डी सर आइटम पुटिंग आइडेंटिटी नहीं है ना, तुम ये कंडीशन पुट कर लो, बी को 0 रख दो और सी को 1 - a रख दो, तो m स्क्वायर मतलब m स्क्वायर आई थिंक m आ जाता है क्या इसमें,
हाँ सर आ जाएगा, ये आइटम पोटेंट है लेकिन यहाँ नॉट लिखा हुआ है ना, तो ये ट्रू हाँ ये फॉल, तो एम स्क्वायर एम आ जाएगा एक्चुअली। आप यहाँ एम स्क्वायर निकालो, एम को एम से मल्टीप्लाई करो, वो एम के इक्वल आ जाएगा अंडर दिस कंडीशन। तो ये जस्ट थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। सो एम स्क्वायर एम सर निकालो। बी को 0 एंड ए को 1 माइनस सी। हाँ हाँ हाँ, सी ए को 1 माइनस सी, या कुछ सुटेबल वैल्यू चूज कर लो ना अपनी मर्जी से। ए को 1, सी को, ए को 0 सी को 1, या ए को 1 सी को 0, ऐसा कुछ ले लो चाहो तो अभी के लिए। ओके ओके। या वैसे ही पुट करो, सी को 1 माइनस ए कर दो तब भी ठीक है, सी को 1 माइनस ए, या ए को 1 माइनस सी कर दो। सर वैल्यू ले सकते हैं मतलब, क्योंकि हाँ ऐसा लिखा थोड़ी है कि ए और सी बिलोंग्स टू आर ए, इस ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, हाँ, तो तो हम कुछ लोग भी ले सकते हैं जनरल फिक्स, करना होगा। 1 0 0 1 ऐसा कुछ का फिक्स करके एक बार देख लो क्या होता है। और 1 काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स, है ना। तो जैसे आप एक काम करो, जैसे बी 0 है, यहाँ पे क्या करो, बी को 0 तो दे ही रखा है, ए को भी 0 ले लो और सी को 1 ले लो, ठीक। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और चेक करो इसके लिए आइडेंटिपोटेंट आ जाएगा। तो 1 काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स, ये कह रहा है आइडेंटिपोटेंट नहीं होगा, आइडेंटिपोटेंट आ गया तो गलत हो जाएगा, ये चीज़ है। तो आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, कुछ पूछना है किसी को? देखिए थोड़े से कैलकुलेशन करो, है ना। ए को फिक्स कर दो 0, बी को सी को 1, या ए को 1 सी को 0 कर दो, और उसके बाद फिर आप सी को 0 करना ज़्यादा आसान रहेगा ना, सी को 0 करना। सर आ रहा है m स्क्वायर इक्वल टू m। तो एक काउंटर एग्जाम्पल एनफ है फॉल्स कहने के लिए, तो वही है। तो फॉल्स कहना तो एक काउंटर एम स्क्वायर एम अगर आ गया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए, तो हमने ये सॉल्व किया 10th वाला। 11th क्या है? 11th देखिए। सो 11th इज सेइंग कि ट्राई कीजिए। तो 11th क्वेश्चन है कि एम बी 4x4 मैट्रिक्स विथ दिस एज अ मिनिमल पॉलिनोमियल। देखो ये एक मिनिमल पॉलिनोमियल आपको दे दिया। सो पूछ रहा है कि आइगन वैल्यू ऑफ एम आर 1 and 3, तो ये तो सही है ना। यस सर। मिनिमल सॉल्व करेंगे तो 1 और 3 आएगा। तो इसी बेसिस पे वहाँ भी एक्चुअली वो जो लिया था ना आइडेंटिपोटेंट वाला, इसी बेसिस पे वो लिखा है। ऑप्शन बी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम ही होगा। सेम ही हो जाएगा, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं ना। ये मिनिमल फिर भी है, यही आइगन कैरेक्टरिस्टिक है। तो अलजेब्रिक वन मल्टीप्लिसिटी, का अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन 2 होगा। हाँ है ना। सो ये यहाँ कैरेक्टरिस्टिक, 3 लिखा हुआ है। सो 1 2 बार आ रहा है ना। आइगन वैल्यू जो है 1 1 3 3, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज जस्ट अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो 2 बार है यहाँ, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है। सो 1 की 3 कह रहा है, तो गलत कह रहा है, ट्रेस 8 हो जाएगा, है ना। डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। और डायगोनलाइजेबल कब होता है? जब मिनिमल पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, ये ना कि m इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलिनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ ओनली लीनियर फैक्टर। ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का हो गया, तो ये भी आउट हो गया उसी थ्योरम से। सर फॉल्स ही मतलब सेलेक्ट करना हम लोग को। अच्छा, फॉल्स ही सेलेक्ट करना, क्या तो हम फॉल्स कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। option- तो ये क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू 1 की 3 है, ऐसा तो नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। अच्छा, नॉट डायगोनलाइजेबल कह रहा है, तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। यस सर, ट्रू। हाँ हाँ सर सारा सारा ट्रू है, बाकी सारा ट्रू। हाँ, ट्रेस निकाल सकते हैं, तो ट्रेस आ जाएगा, ऐड कर लीजिए, तो ये ट्रू हो गया। और ये आपका आइगन वैल्यू ऑफ एम आर, ये भी ट्रू हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, ठीक है ना, देख लीजिए। क्योंकि डायगोनलाइजेबल तब होता जब मिनिमल पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर होता, ऐसा तो है नहीं। सो ये डायगोनलाइज नहीं है, तो मतलब ये सही कह रहा है कि डायगोनलाइजेबल नहीं है, दे आर सेइंग ट्रू। ओके, तो बस ये इजी पार्ट है। सो ये जो क्वेश्चन है, अरे भाई इसमें क्या है देखो, अच्छा ये 2 क्वेश्चन है क्या? ओ अलग अलग था। सो इन दोनों को एक साथ बुला लेता हूँ। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए। देखो, सो 12th क्वेश्चन है, ए आपको मैट्रिक्स दे रखा है, आई आइडेंटिटी है, तो इन बताओ नलिटी ऑफ दिस। तो इसका रैंक निकाल लो, इससे काम हो जाएगा, रैंक से नलिटी आ जाएगी ना।
हाँ सर, कैलकुलेशन बस उसका वो नलिटी 2 आ जाएगा फिर हाँ, कैलकुलेट इसका करेंगे। जस्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। सो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन होगा, IA² निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, तो उससे रैंक आ जाएगा। रैंक से क्या होता है, तो जो नलिटी चाहिए, सो नलिटी ऑफ A बराबर, मतलब जो भी यहाँ पे है, नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक। तो रैंक निकाल लो और 3 में से रैंक को घटा देना, तो नलिटी आ जाएगी। रैंक प्लस नलिटी इज नंबर ऑफ कॉलम्स। और कोई तरीका है? हाँ, और कोई तरीका? रैंक 1 आ रहा है सर। रैंक 1 आएगा ना। अब ये मल्टीप्लाई करो, इस मैट्रिक्स को आप चेक करो क्या है ना। इसका मान लो B नाम है अभी के लिए। सो रैंक ऑफ B अगर आप फाइंड करो, ये तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये रैंक 1 आएगा। और ये आप लोग इजीली कर सकते हो, इस मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। सो सिंपल है, जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, एक 3x3 की मैट्रिक्स आ जाएगी, रैंक निकाल लो। सो रैंक आ जाएगी तो नलिटी भी आ जाएगी। तो पूरा मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 5 5 5, मतलब पूरा 5 5 का मैट्रिक्स आएगा अच्छा, 3x3। ये आ जाएगा, ओके। और उसके बाद उसका रैंक हो जाएगा 1। हाँ, वो तो सारे मल्टीपल हो गए। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इज इक्वल टू रैंक। तो एक ही इंडिपेंडेंट रो है, बाकी तो डिपेंड कर रहा है। 3 - 1 = 2। हाँ, तो यहाँ से 3 - 1 is 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा। 13 में देखिए, 13 कह रहा है ए कोई 2x2 रियल मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यू 1 - 1 है और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी आपको दे रखा है। तो पूछ रहा है ए की पावर 2021 ABCD है। तो ये कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज करना है आपको यहाँ पे। पहले आप सर, एक करेक्टरिस्टिक, पावर ऑफ द मैट्रिक्स थ्योरम दिया, पावर ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे डायगोनलाइजेबल में पता है ना, उसी में जी जी जी, पावर होता है। ए के पावर n करेंगे तो ए के पावर। तो क्या होगा? सर AX इज इक्वल टू KX करके यूज करते थे ना, जहाँ पर K आइगन वैल्यू है और X आइगन वेक्टर है। हाँ हाँ, ए भी बराबर लैम्डा भी, जैसे लिख लीजिए ए भी बराबर लैम्डा वी, तो ऐसे करके तो सर उससे हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगा ना सर। हाँ, 2 बन जाएंगे ना। AB2 बराबर लैम्डा 2V2। सो एक यहाँ से आ जाएगा, AV1 बराबर लैम्डा 1V1, AV2 बराबर लैम्डा 2V2, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप क्या करेंगे यहाँ से, सो हमसे पूछ रहा है कि A की पावर 2021 ABCD है, तो बताओ A प्लस B प्लस C प्लस D क्या होगा। तो इसका कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको, जस्ट अच्छा A की पावर 2021 की, अभी मैंने एक थ्योरम कुछ दिन पहले बताया था आपको। सो देखो, अगर ए बी इज इक्वल टू AB1 बराबर लैम्डा 1V1 है, सो A के पावर 2021 V1 किसके इक्वल होगा, आप लोग बताओ। ये होगा लैम्डा 1 की पावर 2021 इंटू V1। हमने आपको कहा था ना कि A और A के पावर n इसके आइगन वेक्टर्स कॉमन होंगे, मतलब A की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो A के पावर n की आइगन वैल्यू लैम्डा की पावर n होगी, बोथ हैव द सेम आइगन वेक्टर। तो ये आ जाएगा, या मैं सिंपल कहना ये चाह रहा हूँ कि छोड़ो, ये बताओ मुझे A की आइगन वैल्यू है 1 - 1, तो मुझे ये बताओ A की पावर 2021 की आइगन वैल्यू कितनी है? 1 - 1। 1 - 1 ही रहेगी। तो हमें इसका टेंशन थोड़ी लेना, अभी इसी को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। देखो, सो हमें जब A के पावर 2021 का, मान लो इसका नाम मैंने B रख दिया, तो मुझे B की आइगन वैल्यू अगर पता चल गई है, सो क्या मैं यहाँ से आगे, और आइगन वेक्टर कॉमन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो, सो ये आइगन वेक्टर्स मेरा कॉमन है, V1 इज सेम, मतलब ये जो V1 V2 है ना, V1 V2 आर आइगन वेक्टर्स ऑफ A, V1 V2 आर ऑल्सो आइगन वेक्टर ऑफ A की पावर 2021, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। सो वही V1 V2 इसका भी आइगन वेक्टर्स हैं। सो इस B मैट्रिक्स मान लो, सो लैम्डा 1 इज 1, लैम्डा 2 इज -1 एंड V1 इज वही जो दे रखा है, V2 इज सेम जो गिवन है। अब इसके हेल्प से निकाल लो आप। तो सर 2 इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करके। हाँ, बस बस, जो मैट्रिक्स आ रहा है वो उसका हाफ √3/2। अच्छा यहाँ और से फिर आप ये यूज कर रहे हैं कि BV1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 V1, तो लैम्डा 1 तो हो गया, लैम्डा 1 हमने क्या लिखा है 1, तो ये V1 रख दो। BV2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 V2, लैम्डा 2 कितना है -1, तो -V2, उसको ठीक से लिखेंगे। सो B - I इंटू V1 इज 0 और B + I इंटू V2 इज 0। अब सब पता ही तो है,
ये बी है, इसी को मैं तो बी बोल रहा हूँ, दिस इज बी एंड बी इज एक्चुअली ए की पावर 2021। तो ए को मल्टीप्लाई करो v1 के साथ, या इस बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो v1 के साथ, या ऐसे कर लो, पहले इसके इक्वेशन से आ जाएगा। हाँ यही आप कह रहे हैं ना, ठीक है सही कह रहे हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। देर आर टू इक्वेशंस एंड यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, करके एक मैट्रिक्स बनेगा 2x2 का। हाँ। और वो है हाफ। अच्छा 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। हाँ पहला वैल्यू हाफ आएगा, दूसरा √3/2, तीसरा भी √3/2 और चौथा -हाफ। ओके ये मैट्रिक्स, हाँ मतलब ये आप बता दिया आपने, ये मैट्रिक्स बता दिया, ए की पावर 2021 निकाला आपने ये। हाँ सर, इसका ऐड करके √3 आएगा ना सारा वैल्यू। ओके ओके ठीक है, हाँ सो इन सबको आप ऐड कर लो, हाँ एग्जैक्टली। सो ये इन्होंने मैट्रिक्स निकाल लिया। कैसे निकाला मैट्रिक्स? यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, बी पता है ना आपको, ए बी सी डी, आई पता है 1001, पुट करो। ए ऑर्थोगोनल है यहाँ पे, क्योंकि ए का वैल्यू जो दिया हुआ है कॉलम, वो साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में देख सकते हैं आप, ये ऑर्थोगोनल है। और एक ए टू द पावर एन होता है पी इंटू डी टू द पावर एन इंटू पी इनवर्स। नहीं तो हम करना क्या चाहते हो? सर पावर ऑफ मैट्रिक्स से किया है। हाँ कैसे भी करेंगे वही आएगा, आंसर सेम आ रहा होगा ना। यस सर। आप कैसे भी सॉल्व कीजिए उससे आ जाएगा। तो कई सारे अप्रोच हैं इसके। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे क्या होता है कि मान लो ए को हम लिख रहे हैं पी ट्रांसपोज या पी डी पी इनवर्स, ये था ना। यस सर। तो ए की पावर जो n हो जाएगा 2021 जो होता है, या ए की पावर n इज पी डी की पावर n पी इनवर्स, यही ना। हाँ तो इससे भी कर सकते हैं आप। तो इसके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो ये डायगोनलाइजेबल है, यही ना। सो ए हैव टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, सो दे आर डायगोनलाइजेबल। और उससे p बना सकते हो, p क्या है एक्चुअली, ये कॉलम वेक्टर को ले सकते हो आप, ठीक है। हाँ ऑर्थोगोनल भी है। सो दूसरा अप्रोच, ये एक अप्रोच इन्होंने लगाए। सेकेंड अप्रोच जो ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे ए के पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, ए मस्ट बी डायगोनलाइजेबल, द पी इनवर्स ए पी इज डी हो जाएगा। सो यहाँ से पी डी पी इनवर्स हो जाएगा आपके पास। सो ए की पावर एन जो होगी ये आएगा पी डी की पावर एन पी इनवर्स। डी इज द डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके एंट्रीज जो होंगे वो आपके होंगे आइगन वैल्यू 1 -1 0 0, ये डी है आपके पास। और P जो होगा ये वाला मैट्रिक्स बनेगा, P मैट्रिक्स विल बी दिस V1 V2, ये जो V1 V2 है ये P मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। तो हो गया, इससे भी हो जाएगा। सेकेंड अप्रोच जो आपके पास है कि P इज द V1 V2, V1 ये और V2 ये कॉलम वेक्टर, सो P इज दिस मैट्रिक्स। और हो गया, बाकी आप कर लो, इससे भी आ जाएगा। ए की पावर 2021, तो डायगोनल की पावर करते तो ये पावर सेम ही हो जाता है, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं डायगोनल मैट्रिक्स प्रोडक्ट में। तो इससे भी आंसर वही आएगा। अब यहाँ बस 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो इजी लगता है वो कर लो। सो ये मेथड से ए इज, है ना, हमने ये थ्योरम पढ़ा था, इफ मैट्रिक्स हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू दे आर डायगोनलाइजेबल ऑलवेज। सो डायगोनलाइजेबल तो ऐसा लिख सकते हैं, डायगोनलाइजेबल डेफिनेशन से ऐसा लिख सकते हैं, फिर पावर लगा दिया ऐसा हो गया, फिर आपने बाकी कैलकुलेशन कर लो, हो जाएगा। और पी ये मैट्रिक्स है जो दे रखा है, तो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फाइन। मतलब और भी है, देखो 2 अप्रोच यहाँ डिस्कस किया, तीसरा चौथा पांचवा छठा 10वां अप्रोच, बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप खुद से ट्राई करोगे तो नए नए तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। जैसे 1 अप्रोच, जैसे सेकेंड अप्रोच। सर डाउट क्लास कब से है? अभी क्या डाउट टाइम हो गया? अभी टाइम 15 सवा 11 से अभी 5-10 मिनट है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। सॉल्व करो भाई इसको, देखो क्या आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, M कोई कलेक्शन ऑफ ऑल 3x3 सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, 3x3 रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। S इज द सेट ऑफ मैट्रिक्स A सच दैट A raised to power 50 इज इक्वल -1/4 raised to power 48 है। अच्छा, तो आपको बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे।
सो ए इज सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट में क्या होता है कि ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, यही ना। सो ऑल आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव एंड I3 ले लें, हाँ I3 ले सकते हैं, आई ले सकते हैं। I3 तो सोचो ना, तुम खुद सोच के देखो, हो सकता है नहीं हो सकता, खुद दिमाग लगाओ ना कि हो सकता है कि नहीं। जो पहले मुझसे पूछते पहले खुद से पूछ के देखो, ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही बता दोगे। सर एम कोई सेट ही है ना जो कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस है। S is the collection of matrix. M है set of all matrix. M is the set of all real symmetric positive definite matrix. वो M है। अब उसके अंदर वैसे मैट्रिसेस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो S है, तो S भी एक सेट है, यस M भी एक सेट है। तो M के अंदर वैसे मैट्रिसेस जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो S का कलेक्शन है। तो पूछ रहा है कि बताओ कि एस में कितने एलिमेंट है, ऐसे कितने मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। M इज ए कलेक्शन ऑफ, क्या बोल रहा है ये, M is a collection of 3x3 real symmetric positive definite matrices. Consider the set S. S is set of A belongs to M such that A की power 50 minus 1 by 4 A की power 48 is 0. 0 denoted 3x3 matrix then number of element. क्या लगता है ऐसा कब होगा? जैसे अगर ये लिखूं मैं, अगर वैसे मैं सोचूं चलो A की पावर ये लैम्डा की पावर 50 माइनस अगर होगा, मतलब ये एक इक्वेशन है, मतलब एनिहिलेटिंग इक्वेशन मान लो, है ना। तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है ए का एक एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल टाइप का है, लैम्डा की पावर 50 माइनस 1/4 लैम्डा की पावर 48 बराबर 0। जरा इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा की पावर 48 कॉमन लोगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1/4 ये आ जाएगा और इक्वल टू 0। सो यहाँ से सॉल्व करोगे तो लैम्डा की पावर 48 यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, सो लैम्डा इज 0 और लैम्डा इज प्लस माइनस 1/2 यही आएगा ना। माइनस नहीं ले सकते, माइनस नहीं ले सकते नहीं, आप पॉजिटिव डेफिनेट बोला है। क्या माइनस नहीं है सर माइनस 1/2 नहीं लेंगे क्योंकि आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डेफिनेट होगी। जी जी जी, अभी वही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि क्या क्या आ रहा है। तो 0 रिजेक्ट हो जाएगा, 1/2 अब देखना है कि सिर्फ 1/2 आएगा। सो 1/2 इज द पॉसिबल, 1/2 पॉसिबल है ना, लेकिन आइगन वैल्यू 1/2 तो पॉसिबल है यहाँ पे। यस सर। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, ये 3x3 है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो 3x3 का आएगा। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, दिस इज समथिंग लाइक x की पावर 48 x माइनस 1/2 x प्लस 1/2 यही है ना। देखिए ये जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है इसका a का ऐसा है, 48 कॉमन ले लिया इस तरह से, लेकिन हमें बोल रखा है कि ये सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। तो आइगन वैल्यूज यहाँ से जो आइगन वैल्यूज आएगा, और वैसे एक का तो आइगन वैल्यूज यहाँ से पॉसिबल है 0 या 1/2 या -1/2, लेकिन ये तो होगा नहीं क्योंकि मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो पॉजिटिव डेफिनेशन है कि सिमेट्रिक A is a positive definite matrix if and only if it is symmetric and all eigen value are positive। तो उसके पास एक ही चॉइस है कि आप 1/2 आप ले सकते हो आइगन वैल्यूज। सो ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे यहाँ पे, आई थिंक एक बनेगा, एक तो बनेगा ना, कम से कम बनेगा। यस सर।
सो व्हाट इफ वी कंसीडर दिस मैट्रिक्स, लेट से अभी के लिए मैं आपको 1/2 1/2 1/2 इस तरह का मैट्रिक्स लूं, क्या ये सेटिस्फाई नहीं करेगी इस कंडीशन को? चेक करो, कर पाएगी? तो उसके लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए। मैं just पूछ रहा हूँ कि ऐसा होगा क्या इस तरह का? या मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि सारी आइगन वैल्यू 1/2 हो जाए। सेटिस्फाई कर रहे हैं। करेगा पक्का? तो क्योंकि ये तो आई वो हो गया ना, तो यहाँ से जैसे ये i माइनस 1/2 यहाँ से 0 नहीं आ जाएगा, मतलब a माइनस 1/2 i, अगर इसको मैं a ले लेता हूँ सो a माइनस 1/2 i 0 हो जाएगा। तो इस फैक्टर की वजह से 0 तो आएगा, सेटिस्फाई तो करेगा क्योंकि एक फैक्टर है ना, i माइनस 1/2 x माइनस 1/2। हाँ सर AX में अगर आइगन वैल्यू सिर्फ हाफ ही सेटिस्फाई करेगा तो फिर मिनिमल पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं? x माइनस हाफ ही लिखेंगे। हाँ एग्जैक्टली जो इसका मिनिमल और पॉलिनोमियल फिर हो सकता सर अगर x माइनस हाफ है मतलब ये लीनियर है, और लीनियर है तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा और उसके कारण है। यस फिर करेक्ट डायगोनल करेक्ट। मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा ना। और अगर तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल है सो देखो सिर्फ 1/2 पॉसिबल आइगन वैल्यू है और कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, तो मिनिमल पॉलिनोमियल ये होगी, क्योंकि ए जो भी मैट्रिक्स हो आइगन वैल्यू या तो 0 1/2 माइनस 1/2, लेकिन पॉजिटिव डेफिनेट है तो नेगेटिव वाला पॉसिबिलिटी गायब हो गया, तो मिनिमल ये हो गया जैसे ये कह रही है x माइनस, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x माइनस हाफ का क्यूब ही होगा, बिकॉज फैक्टर्स इन मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आर ऑलवेज सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ पावर्स। पावर्स को जस्ट आप आगे पीछे कर सकते हो, जो जो फैक्टर्स मिनिमल में है वो कैरेक्टरिस्टिक में होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक में है वो मिनिमल में होगा, फैक्टर्स होंगे बस पावर का डिफरेंस आएगा। सो अगर ये सर सर और ये लीनियर है तो हाँ फिर ये डायगोनलाइजेबल होगा, और यस डायगोनलाइजेबल है तो डायगोनल मैट्रिक्स को सेटिस्फाई एग्जैक्टली, करेगा। तो इसका मतलब ए इज डायगोनलाइजेबल, सो ए इज डायगोनलाइजेबल, और ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा बिकॉज इसका मिनिमल पॉलिनोमियल ये है, तो इसके अलावा कोई और लोगे तो वो नॉन जीरो आ जाएगा। सो एक ही पॉसिबल मैट्रिक्स है वो ये है, सो दिस इज द आंसर इज 1। चेक कीजिए, है ना, तो देयर इज जस्ट वन मैट्रिक्स दैट विल सेटिस्फाई, क्योंकि इसी का बस आइगन ये आएगा, अगर आप कुछ और लोगे तो इसका वो चेंज हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा, है ना। सर इस मैट्रिक्स की फैमिली सिमिलर फैमिली में बस यही है। जी जी जी, बाकी और हो सकते थे लेकिन पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक में सिर्फ यही है ना, ये बोलना चाह रहे हैं ना आप, क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर, इसकी सिमिलर मैट्रिक्स की जो फैमिली बनेगी उसमें ये उसमें बस ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी। हाँ एग्जैक्टली। बाकी असाइनमेंट है ड्राइव में, इसको सॉल्व कीजिए, जैसे ये है, अभी डाउट क्लास कंटिन्यू कर लो, तो इसको सॉल्व कीजिए ड्राइव में। 30 नंबर, फिर 16, ये क्या है 16 अलग है और भी है इसमें, ये है आपके पास, ये तो आसान सा है कि ये इन्वर्स है ना, तो i प्लस एम और i माइनस अल्फा एम को मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा निकल ये आएगा। नीचे वाला है, इसके हाँ नीचे ये वाला। तो आसान है ना। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखिए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, तो ये भी जॉर्डन से आ जाएगा क्या, नलिटी दे रखा, हाँ ये जॉर्डन कैनिकल फॉर्म का क्वेश्चन है, ये जॉर्डन ब्लॉक पे आप इसको कर पाओगे। ये क्या है, इनर प्रोडक्ट में कल डिस्कस करूंगा, तो अगले क्लास में इनर प्रोडक्ट और ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये आ जाएगा। ये इसको ये चेक करो, ये m² 0 है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये आप इसका जॉर्डन मैट्रिक्स लिख लो, उससे आ जाएगा, तो n आपको मिल जाएगा ना, जॉर्डन ब्लॉक लिख के उससे मिलेगा। नलिटी 6 है तो उसके हिसाब से। और क्या है, ये भी आपका है एम मैट्रिक्स, ये भी तो आसानी है, ये किसका है, यूनिट आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का। तो एक बार सॉल्व करके आओ, डाउट क्लास अगले क्लास में डाउट कर लेंगे, अगर नहीं होगा आपसे कोई क्वेश्चन तो
ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करके आओ क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पे है, देखिए 38 जो थ्योरम कर रहे थे ना आज, तो ये तो नहीं है, ये वाला है ना। सो ये क्वेश्चन सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पे, देखिए क्या कह रहा है। सो ये बोल रहा है कि एम बी 3x2 मैट्रिक्स हैविंग अ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, तो जो मैंने सिग्मा लिखा तो उसने एस लिखा है, यू सिग्मा वी ट्रांसपोज, तो हमने लिखा था यू सिग्मा वी ट्रांसपोज, एस लिखा है, एस आपको दे दिया। देखो एस ये एम है 3x2 का, यहाँ एस इसने क्या लिया है, लेकिन इसका कंपोजिशन अलग लिया है इसने, नहीं अच्छा ट्रांसपोज है ना, ओके ये ट्रांसपोज सेम लिया है, तो मतलब ये 2x3 का ट्रांसपोज 3x2, तो एम एंड एस का ऑर्डर सेम है यहाँ पे, जो हमने डिस्कस किया क्लास में वही है, क्योंकि ये 3x2 है तो ये भी 3x2 है, ट्रांसपोज लगा हुआ है। अब u 3x3 का है तो ऑब्वियसली 3x3 का है, v 2x2 का है। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि रैंक ऑफ m क्या होगा, तो रैंक m का वही होगा जो रैंक s का होगा, ठीक है ना, मतलब सिग्मा का रैंक और m का रैंक सेम होगा, क्योंकि u भी ऑर्थोगोनल है। तो ट्रेस ऑफ m ट्रांसपोज m क्या होगा, तो पहले m ट्रांसपोज m निकाल लो तो वो इजी सिंप्लीफाई हो जाएगा, आई थिंक s ट्रांसपोज s टाइप का आ जाएगा ऐसा कुछ, तो उससे आ जाएगा। तो s ट्रांसपोज s का जो ट्रेस आएगा वही ट्रेस आपका m ट्रांसपोज m का आएगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू ऑफ m ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स एक बार सिंप्लीफाई कर लो क्या आएगा, फिर उससे मिल जाएगा आपको। आई थिंक ये हमें पहले ट्राई करना चाहिए था। नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स m इज, सो s जो मैट्रिक्स का रैंक कितना है 2 है ना, और कॉलम कितने हैं इसके पास, नहीं ध्यान से देखो अच्छा ये ट्रांसपोज लगा हुआ है, आपको समझना ये है यहाँ पे कि एक्चुअल में जो एस मैट्रिक्स एक्चुअली ये है ना, या इसको मैं उधर ले जाऊं उस तरफ लिख देता हूँ बेटर रहेगा। तो ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग डाउट क्लास कंटिन्यू करेंगे। सो अरे यार मेरे को ट्राई करना चाहिए, मुश्किल नहीं आसान क्वेश्चन है ये, तो इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं ना, जो क्वेश्चन आया वो इस तरह का है। सो बाकी ट्राई कर लेते, देखो एस एक्चुअली ऐसा है ना क्योंकि ट्रांसपोज लगा रखा है, सो √3 0 0 और 0 1 0, तो एस का जो रैंक है, रैंक ऑफ एस जो है वो 2 है, तो नलिटी ऑफ एस जो आएगी वो कितने आएगी बताओ, 0 0, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स m इज 1, सो मैट्रिक्स m की नलिटी वही होगी जो मैट्रिक्स s की नलिटी होगी सिग्मा की, मैट्रिक्स m की रैंक वही होगी जो s की रैंक होगी। तो यहाँ तो 0 आ रहा है तो ये तो गलत है ना। अब बाकी देख लो, रैंक ऑफ m कह रहा है 1 है तो गलत कह रहा है, रैंक तो 2 है। सर एस का जो रैंक होगा एम का सेम रैंक होगा। हाँ क्योंकि वो अर्थ है ना वही आएगा, तो है ना, हमने कहा u सिग्मा a बराबर u सिग्मा v ट्रांसपोज, तो वैसे यहाँ लिखा है। अब ट्रेस ऑफ m ट्रांसपोज m, पहले m ट्रांसपोज m निकाल लो क्या होगा, आप m ट्रांसपोज m कैलकुलेट करो, तो m था u s v ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लो, फिर u s v ट्रांसपोज, इसको खोलो अब, तो इसको खोलोगे सिंप्लीफाई करो आसानी से एक आंसर आ जाएगा। देखो सिंप्लीफाई करोगे v आ जाएगा इधर, s ट्रांसपोज u ट्रांसपोज u s v ट्रांसपोज, u ट्रांसपोज u आइडेंटिटी हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सो हो गया v s ट्रांसपोज s v ट्रांसपोज, और ये एक दूसरे का इन्वर्स है, ये कुछ ऐसा हो गया v s ट्रांसपोज s v इन्वर्स, है ना, ट्रांसपोज इन्वर्स है ना यहाँ पे। तो अब ये हो गया, तो ये जो m ट्रांसपोज m मैट्रिक्स है ये सिमिलर होगा s ट्रांसपोज s के, ठीक, m ट्रांसपोज m इज सिमिलर टू s ट्रांसपोज s, हो गया। तो जो m ट्रांसपोज m की प्रॉपर्टी होगी वही s ट्रांसपोज s की होगी, वहां से इसका आ जाएगा, हो जाएगा, देख लो। तो m ट्रांसपोज m का ट्रेस पूछ रहा है, तो s ट्रांसपोज s निकाल लो यहाँ से, s तो पता ही है ना, सो यू कैन कैलकुलेट s ट्रांसपोज s मैट्रिक्स, तो s यहाँ पे है 3x2, तो s ट्रांसपोज s क्या होगा, ये 2x2 आ जाएगा, 2x2 आएगा, चेक कीजिए। अब 2x2 आएगा, अब ट्रेस देख लो, मल्टीप्लाई करके क्विकली देख लो क्या आएगा। तो सर एच ट्रांसपोज एच का जो ट्रेस होगा वही एम ट्रांसपोज एम का जी होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था a and b आर सिमिलर मैट्रिक्स, देन ट्रेस ऑफ a इज इक्वल ट्रेस ऑफ b, डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ b, आइगन वैल्यू ऑफ a इज आइगन वैल्यू ऑफ b, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b, ये सिमिलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है इसीलिए। नहीं तो यहाँ एम ट्रांसपोज एम का पूछ रहा है ना। अरे भाई तो M एस ट्रांसपोज एस का निकालेंगे ना, दिमाग वहाँ खराब है, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हमने, कुछ भी समझने की कोशिश का नहीं करते, मैं किसका बोल रहा हूँ,
M ट्रांसपोज M इज सिमिलर टू S ट्रांसपोज S। कहाँ दिक्कत है इसमें? सिमिलर है? दोनों सिमिलर। हाँ। ओके। ये सर 4 आ रहा है। सो दिस इज सिमिलर टू दिस। सिमिलर क्या होता था? A and B आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू P इनवर्स AP या P A P इनवर्स। तो है तो यहाँ पे V S ट्रांसपोज S P इनवर्स। यस सर। बाकी ऐसे ही इसका कैलकुलेट को सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई करो, M ट्रांसपोज M यहाँ निकाल रखा है, अब उसका इनवर्स लिखो। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से इनवर्स लगा दो इस पे और फिर M ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी रिड्यूस होकर एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर उससे देख लेना लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू क्या होगी। तो थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब करके देखो हो जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अभी ये है ना 2 क्लासेस और लीनियर अलजेब्रा की चलेगी। मतलब ये पार्ट का 2 क्लासेस और होंगे। एक क्लास में हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे और एक पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या आपके डाउट जो होंगे वो सॉल्व करेंगे क्लास में ही। सो अभी लीनियर अलजेब्रा की 2 और क्लासेस होंगी। एक में ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जितने क्वेश्चन आए हैं उसके या आपके जो डाउट्स होंगे PYQs के या नॉन PYQs से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करता हूँ, अभी डाउट क्लास कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।